हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इस चैप्टर को हम वन शॉट रिवीजन में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यह जो चैप्टर है, बिलीव मी, बहुत मजेदार चैप्टर है और आपके टर्म टू एग्जाम में सिर्फ एक अकेला इकलौता चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स से आने वाला है। तो आज इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, करेक्ट समझते हैं क्या। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि कहां से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और इस चैप्टर को पूर्णाहुति देते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छे से समझना, पूरा समझना, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते चलूंगा कि कहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इजी गोइंग चैप्टर है, आसानी से बनेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो आपने इकोनॉमिक्स में जो अभी तक 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, उन 2 चैप्टर से जब इसे कंपेयर करते हो ना, तो आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पहले आपने एक पूरा हाइपोथेटिकल चैप्टर पढ़ा, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, फिर पीपल एज ए रिसोर्स की बात करी। आपने एक चीज उसमें सीखी थी पीपल एज ए रिसोर्स वाले चैप्टर में, क्या कि जब ह्यूमन बींग्स इतने इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, एसेट बनते हैं वो, तो उन ह्यूमन बींग्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस सिचुएशन को सक्सेसफुल बनाने में कि पीपल एज अ रिसोर्स कन्वर्ट हो आपके लिए, उस सिचुएशन को सक्सेसफुल बनाने के रास्ते में एक हर्डल जो आता है, वो हर्डल होता है पॉवर्टी, गरीबी। अब देखो, पॉवर्टी जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मतलब कुछ लोग सह रहे हैं और हम उन्हें पढ़ रहे हैं। फाइन, कुछ लोग सह रहे हैं और उन्हें हम पढ़ रहे हैं। तो पॉवर्टी अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है ना, जो पढ़ाया नहीं जा सकता है, जो महसूस कर रहे हैं कुछ लोग, जो दिखाया नहीं जा सकता, कुछ लोग जी रहे हैं उस चीज को। तो एक बहुत सेंसिटिव सा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना इसे। क्लियर है? तो जैसे अगर बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताऊं तो क्या है, पॉवर्टी को एज ए चैलेंज लिखा है। तो देखो, द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग द एसेंस ऑफ द चैप्टर, कि पॉवर्टी जो है ना, वो अपने आप में एक चैलेंज की तरह है। क्यों अपने आप में एक चैलेंज की तरह है? क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स जिन्हें आप रिसोर्स कह रहे हैं, वो रिसोर्स नहीं बन पाते हैं, रुकावटें आ जाती है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी क्या कर दे रही है? पॉवर्टी एक हर्डल का मतलब अगर गरीबी है देश में, तो गरीबी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगी, वो गरीबी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं ऊपर उठने देगी। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या बन जाएगी? डेवलपमेंटल प्रोसेस में एक चैलेंज बन जाएंगी। ठीक है, चैलेंज कैसे बनेगी, ये सब्सिक्वेंट जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को हम लेते जाएंगे, समझते जाएंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। पॉवर्टी सिर्फ ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो गरीबी हो गई देश में, वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम मतलब क्या है कि एजुकेशन नहीं है, मान लो शिक्षा नहीं है, ठीक है, तो भी क्या है, देश गरीब रह जाएगा, चाहे पैसा कितना ही हो। सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो भी देश गरीब रह जाएगा। ठीक है, तो पॉवर्टी का मतलब ये नहीं सिर्फ कि जिसके पास खाने को नहीं, जिसके पास घर नहीं है, वो गरीब हो गया। वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, उसे मल्टीपल एस्पेक्ट से हमें देखना होगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हु आर पुअर। जैसे अब क्या है, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से पॉवर्टी की डेफिनेशन बदल जाती है। इंडिया में कार नहीं है तो भी आदमी, एक तरह से हम क्या कहते हैं कि वेल सेटल्ड एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनके पास सब कुछ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना खुद का घर है, लेकिन कार नहीं है, लेकिन उन्हें गरीब नहीं बोलेंगे। लेकिन यही केस अगर टाइम और स्पेस की जो मैं बात कर रहा हूं, यूएसए में देखोगे आप, तो यूएसए में क्या है कि एक इंसान है, इसके पास कार नहीं तो उसे गरीब बोलेंगे। ठीक है, तो हु आर पुअर, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, गरीब आप कहोगे किसे? ठीक, क्योंकि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो उसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, समझेंगे। ये पूरे चैप्टर की क्या है, कहानी है, ये पूरे चैप्टर की एसेंस है। अब अच्छे से एक एक करके समझते चलेंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूं मैं आपको। देखिए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको, वहां पर मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह होते हैं। जैसे कॉम्बैट जो है, हर संडे एग्जाम होता है, हर क्लास के लिए होता है, 6, 7, 8, 9 जैसे 11 बजे होता है। तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे सेक्शन में स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम वगैरह मिल जाएंगे। तो अपनी पोजीशन को चेक करो, आपके सिलेबस का ही सारा सब कुछ आता है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम में एनरोल करना है, आप बहुत आसानी से एनरोल कर सकते हैं। आपको एक सिंपल पास कोड यूज करना होगा, DIGRAJ। ठीक है, वो कोड मांगेगा तो वहां पे आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक प्रोडिजी टेस्ट होता है 7 से 10th के लर्नर्स के लिए, और ये सबसे एक्साइटिंग एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये कब हो रहा है देखो, 23rd, 29th, 6th Feb और 13th। तो अब 6th Feb पे आने वाला है। इसका टाइमिंग जो रहेगा 12 से 1 रहेगा। इस एग्जाम का सिलेबस जो है तो पूरा मेंटल एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, जनरल साइंस, ये वाली चीजें हैं, सोशल नहीं है उसमें। ठीक, लेकिन एग्जाम में अपियर करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग क्या है, प्राइसेस हैं, कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं आप अपने भविष्य में। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहां पे आपके एक्सपेंसेस अनअकैडमी बियर कर सकता है। तो दिस इज वन ऑफ दी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग फीचर। ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जाम, और इसकी मदद से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज डू अपियर इन दीज एग्जाम्स। क्लियर हुआ?
अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो चैप्टर के मैंने आपको एसेंस, चैप्टर की मैंने क्रक्स आपको बता दिए। अब 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी को अगर हम देखें तो एक गरीबी तो कहीं भी देखने को मिल सकती है ना, लेकिन हम 2 केसेस देख रहे हैं, एक अर्बन केस देख रहे हैं, एक रूरल केस देख रहे हैं। दोनों स्टोरी है, आपकी बुक में स्टोरी लिखी है, स्टोरी पढ़ोगे तो और बेहतरीन तरह से समझ में आएगी। स्टोरी पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन स्टोरी से सीखा क्या उस पर जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अर्बन केस की अगर हम बात करें तो स्टोरी ऑफ रामसरन, रामसरन की यहाँ पे कहानी दी गई है कि रामसरन है, ठीक है, एक अर्बन एरिया में। अब देखो अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी का एक एक तरह से एक पिक्चर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दौड़ जाना चाहिए कि रामसरन की कहानी बता रहे हैं कि उसके साथ में क्या है, एक 6 लोगों की फैमिली है, ठीक है, गांव में बूढ़े माँ बाप है। स्टोरी पढ़ लेना, वो मैं आपको सिर्फ एक एसेंस दे रहा हूँ, ठीक है। बूढ़े माँ बाप है, बच्चों में भी क्या है, छोटे से 1 साल के बच्चे से लगा के 12 साल तक के सभी रेंज के बच्चे हैं। वाइफ भी काम करती है, रामसरन भी काम करता है, पैसे कम मिलते हैं, ठीक है, उसे पैसे कुछ गांव पहुंचाना पड़ता है अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, ठीक है। लड़का जो है तो लड़के की भी पढ़ाई छुड़वा के उसे भी काम पे लगा दिया, ताकि वो क्या है फैमिली की कुछ जो कह सकते हैं ड्विंडलिंग इनकम है, छोटी सी इनकम है, उसमें सपोर्ट कर सके, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप जिसे देखोगे तो एक अर्बन केस ऑफ पॉवर्टी रामसरन की कहानी में बताया। दूसरा केस जिसे आप देखोगे तो रूरल केस में क्या है, स्टोरी ऑफ लखा सिंह। लखा सिंह क्या है, गांव में रह रहे हैं। अब गांव में रह रहे हैं तो गांव में भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कोई एक अच्छे से पैकेज की जॉब होगी वहां पे। वो क्या है, एक लैंडलेस लेबर की तरह काम करता है, उसकी वाइफ भी काम करती है, ठीक है। पिताजी जो है टीबी की बीमारी से शांत हो गए थे, तो अब क्या है, माँ जो है, माँ भी टीबी की बीमारी से सफर कर रही है। यहाँ पे भी अब जैसे अगर आप देखेंगे तो लखा सिंह जो है, यहाँ पे खाने की दिक्कत है। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि 2 वक्त का खाना गुजार नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सभी लोगों को काम करना पड़ रहा है। यहाँ थोड़ा सा एक अर्बन रूरल केस में क्या देखने को मिल जाता है कि दाल हो गया, कुछ वीट हो गया, और इस तरह की चीजें काइंड में मिल जाती है कि आपने काम करा तो चलो ये थोड़ा सा खाने का सामान ले लो। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अर्बन केसेस और रूरल केसेस दोनों ही जगह पॉवर्टी जो रहती है वो क्या रहती है, हार्ट ब्रेकिंग रहती है, ठीक है। पीपल आर इन द सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है, कोई मदद नहीं मिल रही है। लेकिन जो मार रहती है ना गरीबी की, वो क्या है अर्बन एरियाज में और ज्यादा देखने को मिलती है व्हेन कंपेयर्ड विद द रूरल केस। तो ये दोनों केसेस जो है इन्हें पढ़ना, स्टोरी है बस, ठीक है, मैंने आपको एक एसेंस बताया। अब अगर एनालाइज करें हम यहाँ पे, ठीक है, एनालाइज एंड डिस्कस द 2 केसेस ऑफ पॉवर्टी ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। तो आपने पॉवर्टी को देख लिया कि उनके पास क्या है, काम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप क्या देख रहे हैं, समस्याएं हैं, ठीक है, बर्डन है बहुत ज्यादा, और उस बर्डन के चलते क्या हो रहा है कि एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ये समस्याएं हो रही है, ठीक है, ये समस्या हो रही है। तो आपको एनालाइज करना है, डिस्कस करना है पॉवर्टी को इन एस्पेक्ट्स पे, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ एंड मालन्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस। तो देखो क्या है कि आपने लखा सिंह की कहानी देखी, लैंडलेस लेबर है, उसके पास जमीन नहीं है, ठीक है, इस कारण से क्या करना पड़ रहा है, दूसरों के खेतों पे जो भी दूसरा बोल रहा है उस कंडीशन में काम करना पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, काम मिल रहा है जब तक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, उस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद क्या है, साइज ऑफ फैमिलीज। अब क्या होता है कि पॉवर्टी के चलते, एक चीज मैं बताता हूं, जैसे देखना आप बहुत सारे गरीब परिवार जो रहते हैं तो वहां पे क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं फैमिली में, कारण एजुकेशन नहीं है तो उस चीज का आइडिया नहीं है कि बड़ी फैमिली बर्डन बन जाएगी। और दूसरी चीज ये होप रहती है, ज्यादा बच्चे हैं तो कल को जल्दी बड़े हो जाएंगे, काम पे जाएंगे तो शायद ये कुछ पैसा कमा के ले आएंगे। लेकिन वो उस सिचुएशन में ये भूल जाते हैं क्या कि ज्यादा बच्चे हो जाने से क्या होगा कि उन बच्चों को पालना पोसना भी क्या हो जाएगा, सिर पे एक तरह का बर्डन हो जाएगा। बर्डन क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आपकी स्थिति बेहतर नहीं और आपने साइज ऑफ फैमिली को बड़ा कर लिया है, तो जिससे आपके ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ गई है, ठीक है, और जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर आप उनका ध्यान नहीं रख पाओगे प्रॉपर। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। इलिटरेसी, अब क्योंकि खाने के बांधे हैं यहाँ पे तो आप पढ़ाओगे कैसे बच्चों को, ठीक है। पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, अब वही दिखती बात है, पैसों की कमी है। जब खाना 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है तो न्यूट्रिशियस फूड कहां से मिलेगा, और उसके चलते जो बच्चे रहते हैं तो बच्चे ना तो पढ़ पाते हैं, ठीक है, ना फिजिकली स्ट्रांग हो पाते हैं, मालनरिश्ड रहते हैं और उन्हें चाइल्ड लेबर में धक्का दिया जाता है। अगेन दिस इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो पीपल एज रिसोर्स की बात करके हमारे पिछले चैप्टर में, वो पॉपुलेशन किधर जा रही है, वो पॉपुलेशन जैसे अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी की तरफ चले जा रही है, ठीक है। तो पॉवर्टी इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, साफ पीने योग्य पानी नहीं, क्योंकि वो रह रहे हैं तो वो जो लोकेलिटी में रहेंगे, सस्ती लोकेलिटी में रहेंगे, या फिर कह सकते हैं ऐसी जगह पे रहेंगे जहां फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बता रहे हैं जुग्गीस वगैरह जो बन रही है, जुग्गीस वगैरह कैसे बन रही है, अवैध तरीके से लोग वहां बसते चले जा रहे हैं क्योंकि खाली जगह थी, लेकिन वहां पे कोई रोड नहीं है, वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं क्या करेगी, कल को और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, बीमार होंगे लोग, ठीक है। और यही कारण रहता है, देखो एक पॉवर्टी को इस एंगल से देखो आप, गरीब इंसान जो है ना, गरीब इंसान क्योंकि बेसिक एमिनिटीज से डिप्राइव है,
और उस डिप्रीवेशन के कारण क्या हो रहा है, वो और फंस जाता है बीमारियों में, और फंस जाता है पुअर हेल्थ में, और उस कारण से जितना पैसा वो कमाता भी है ना, वो सारा पैसा वापस कहां लगा देता है, अपने आप को सुधारने में। लेकिन अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग नहीं सुधर पा रही है ना। तो देर आर, वो जो स्टार्टिंग में आपने देखा ना मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो पॉवर्टी इस तरह से मल्टी डायमेंशनल है, चीजें कॉज और इफेक्ट सब एक साथ दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ रेगुलर जॉब नहीं मिलती है, सही बात है। लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है, यहां पे भी एक समस्या है। लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस मतलब क्या है? क्योंकि अब उनके बस में नहीं है ना। फॉर एग्जांपल आप सोचो सर उन्हें जॉब दे दो, तो उन्हें आप जॉब भी दोगे तो जॉब पे क्या करेंगे? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, तो ना वो किसी काम को बेहतरीन तरह से कर पाएंगे, बिकॉज दे विल लैक स्किल्स। आपने पीपल एज रिसोर्स में क्या पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर आपको जनता को, जो आपकी कंट्री के पॉपुलेशन है, उसे एसेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी हेल्थ, उनके एजुकेशन, उनके स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। और पॉवर्टी के कारण क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स तीनों चीजें इंप्रूव नहीं हो पाती, तो वो काम भी कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाता है। ठीक है, पॉवर्टी के कारण सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाता है। तो आई होप अब इतना समझाने के बाद में आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम कह रहे हैं पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और पॉवर्टी के कह सकते हैं क्या क्या कंसिक्वेंसेस है। दो टिपिकल केसेस से आपने समझा। इनफैक्ट ये हमेशा से टारगेट रहा है हमारे लीडर्स का भी कि क्या है, कंट्री को डेवलप करना है, तो द इविल ऑफ पॉवर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रूटेड आउट। ठीक, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट only when the poorest of its people become free from human suffering. I hope आप कनेक्ट कर पाए कि पॉवर्टी में देयर आर ह्यूमन सफरिंग्स। ठीक है, अच्छा खाना नहीं, अच्छा पहनना नहीं, अच्छा रहना नहीं है। ठीक है, इस कारण से क्या ह्यूमन सफरिंग से बीमार हो रहे हैं, तो बीमारी को ट्रीट नहीं कर पा रहे, इस कारण लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन सफरिंग। और महात्मा गांधी का ये मानना था कि देश सही मायने में तभी आजाद हो पाएगा जब जो पुअरेस्ट है ना, वो अपनी ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएगा। उसमें जब एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहां पे गरीब की स्थिति भी क्या हो, बेहतर हो, या फिर गरीबी जिसे हम कह रहे हैं वो ना रहे। अब गरीबी, अब देखो क्या होता है ना, जब आप चीजों को बहुत स्टैट्स पे बात करने लगते हैं, जब फैक्ट्स फिगर्स पे बात करने लगते हैं, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है? ठीक है, वो भी एक बड़ा वो है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखेंगे ना, तो जो सोशल साइंटिस्ट है, तो पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट कौन है? आप सोशल साइंटिस्ट बनोगे कल, मान लो आपको सोशल में इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, आया नहीं आया बताना। अब क्या होगा कि अब आप जब सोशल को और पढ़ेंगे आगे, जब आप किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम को पकड़ लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स ही पकड़ लिया, अब इकोनॉमिक्स को पकड़ के जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप इस तरह के जब इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है, सोशल साइंसेस वाले सब्जेक्ट्स में स्टडी करते हैं, स्कॉलर बनते हैं, सोशल साइंटिस्ट बन जाओगे। तो अब क्या होता है कि पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, इन डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को जब एक सोशल साइंटिस्ट अपने चश्मे से देखता है ना, तो वो कैसे देखता है? तो सोशल साइंटिस्ट लुक इट थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स। व्हाट आर दोस वेरियस इंडिकेटर्स? तो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। एक सिंपल सी चीज है कि आपको देखना है कि पॉवर्टी है या नहीं है, तो आप देखेंगे लोगों की इनकम कितनी है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तरीका पॉवर्टी को देखने का ये होता है, ध्यान रखते चलना, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स थ्रू विच सोशल साइंटिस्ट लुक एट द पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी को देखने का, पॉवर्टी को कैलकुलेट करने का व्हाट कैन बी द डिफरेंट वेज। तो वन इज लुकिंग थ्रू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। आप इनकम और कंजम्पशन लेवल के थ्रू देखो चीजों को कि लोग कितना कमा रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया? सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water और sanitation। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? सोशल इंडिकेटर्स हो गए कि समाज में जो जीवन यापन के लिए, मतलब एक कहते हैं ना कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो बेसिक इंडिकेटर्स है, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी सोशल इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर है नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं है, माल नरिशमेंट है या नहीं है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तो सिंपल आपने इनकम कंजम्पशन देख लिया, दूसरा सोशल इंडिकेटर्स को यूज कर लिया, जैसे लिटरेसी लेवल, जर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सारी चीजें। और एक और तरीका जो होता है, जिसे भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो ये होता है एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। दो शब्द है यहाँ पे कि पॉवर्टी को आप सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के टर्म्स में भी देखते हैं। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, इसे अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही बनता है, write a short note on social exclusion, what do you understand by vulnerability, differentiate between social exclusion and vulnerability। ठीक है, तो इसका ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। बाकी इन टॉपिक्स को जरा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, क्या है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। तो अब पहले सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। एक्सक्लूजन मतलब क्या? एक्सक्लूड कर देना, मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, सोशल मतलब समाज। तो किसी एक सेक्शन को जब आप समाज से बाहर रख देते हो, समाज से बाहर निकल जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है कि
जिस स्पीड से सोसाइटी ग्रो कर रही है वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ही और शी इज बीइंग सोशली एक्सक्लूडेड, और ये सोशल एक्सक्लूजन क्या करता है, पॉवर्टी का कॉज भी बनता है और पॉवर्टी का इफेक्ट भी बनता है। समझाता हूं कैसे, ठीक है। तो पुअर हैव टू लिव इन पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉयिंग सोशल इक्वलिटी। ये हो गया सिंपल सोशल एक्सक्लूजन का डेफिनेशन। इसको मैं समझाता हूं सिंपल सा। जैसे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे एक सोसाइटी जो है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है, मतलब जो हमारा समाज है, इस समाज में क्या हो रहा है, इस समाज में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। कैसे, एक मिडिल क्लास का ग्रुप है, मिडिल क्लास का ग्रुप जो कि एक मेजोरिटी सेक्शन है, जिसमें क्या है, जैसे आप देखेंगे लोगों के पास काम है, लोग काम पे जा रहे हैं, कमा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता चले जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो एक सोसाइटी हो गई। अब इस सोसाइटी में जैसे अगर आप देखेंगे, ये मिडिल क्लास सोसाइटी में जैसे अगर आप देखेंगे एक इंसान है, उसके पास में जॉब नहीं है, वो किसी के यहाँ भी कोई भी साफ सफाई का छोटा मोटा काम कर लेता है, अगर काम मिल जाता है तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनकम के बेसिस पे हम जिसे पुअर कह रहे हैं। तो अब बताइए, ये जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसमें ये पुअर की पोजीशन क्या रहेगी, उसे नीचे रखा जाएगा या फिर उस मिडिल क्लास सोसाइटी में मिलाया नहीं जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कोई मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो अपनी बेटी का ब्याह कर देगा, उस इंसान से बोल देगा नहीं यार तुम कपड़े अच्छे पहन के आए तो आज तुम्हारी शादी कर देते मेरी बेटी से। नहीं, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, सोसाइटी ऐसे लोगों को जो कि इनकम के बेसिस पे, जो कि कह सकते हैं लिटरेसी हेल्थ के बेसिस पे रिलेटिवली लोअर फ्रंट पे है, ठीक है, उन्हें सोसाइटी क्या करती है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी अपने आप से एक्सक्लूड कर देती है। ये होता है सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। इंटरमिक्सिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब सोशल एक्सक्लूजन के कारण क्या है, क्योंकि वो इंसान उस स्थिति में है, इस कारण से वो समाज में मिल नहीं पाया, ठीक है। और अब वो जब समाज में मिल नहीं पाया तो उस कारण से वो कभी भी समाज की स्थिति में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो लिखा है ना, इट इज अ कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि वो गरीब है तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आया, ही और शी इज बीइंग एक्सक्लूडेड, और अब वो एक्सक्लूडेड है, इस कारण से वो कभी आ नहीं पाएगा, और जब वो आ नहीं पाएगा तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो गरीबी के कारण जुड़ नहीं पा रहा, और वो जुड़ नहीं पा रहा इसी कारण गरीब है। अब समझ में आया? तो कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंस दोनों चीजें सोशल एक्सक्लूजन के कारण देखने को मिल रही। तो पॉवर्टी व्हेन सीन बाय व्हेन कह सकते हैं कि एनालाइज थ्रू द एस्पेक्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ, सोशल एक्सक्लूजन के कारण कैसे पॉवर्टी बढ़ती है, या फिर सोशल एक्सक्लूजन मतलब पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि पीपल आर सोशली एक्सक्लूडेड। तो जैसे कास्ट सिस्टम एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सोशल एक्सक्लूजन का। जैसे क्या होता है ना कि रूरल एरियाज में जैसे आप देखेंगे तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग होंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, सोसाइटी से एक्सक्लूड करके रखा जाता है। अपर कास्ट के लोग जो है तो वो अपनी एक कह सकते हैं ग्रुप में है, लोअर कास्ट के लोग बाहर है। अब क्योंकि वो बाहर है, ठीक है, बाहर इन द सेंस क्या है कि उन्हें शादी ब्याह में, अपने साथ जॉब में या फिर अपने साथ पढ़ाई में नहीं रखते ये लोग, तो उस कारण से क्या है कि वो छूट गए पीछे, वो पीछे छूट गए, इस कारण गरीब है, और वो गरीब है इस कारण से वो इंक्लूड नहीं हो रहे। तो इस तरह से कॉज एंड कंसिक्वेंस वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये तो सोशल एक्सक्लूजन हो गया। आया समझ में? मुस्कुरा दो एक बार, ठीक है। अब वहीं अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें तो वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी मतलब सिंपल सी चीज यहां पे आपको समझना होगी कि देखो हम बोलते हैं ना कि यार जो फॉर एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि हम सेंसिटिव पीपल आर वल्नरेबल टू द पॉल्यूशन, कि अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो जो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिन्हें एलर्जी वगैरह हो जाती है, उनके ऊपर इंपैक्ट जल्दी पड़ेगा। ऐसा बोल देते हैं हम। फॉर एग्जांपल भूकंप आया एक, अब भूकंप आया तो हम क्या बोलेंगे कि अगर भूकंप आता है तो बच्चे और बुजुर्ग जो है ना, दे आर वल्नरेबल। मतलब क्या होगा कि जो यंग है वो तो भाग जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो बच्चे बुजुर्ग हैं वो इतनी जल्दी से क्या कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, इस कारण हम बोलते हैं वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई खतरा आता है तो उस खतरे की चपेट में पहले कौन आएगा, ठीक है। तो व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम इट इज नोन एज वल्नरेबल। मतलब सोसाइटी तो है पूरी, लेकिन उस सोसाइटी में अगर कोई एक ऐसा सेक्शन है विच इज मोर प्रोन टू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अभी आप जब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर देखोगे ना, आगे एक स्टोरी बताऊंगा तब और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, तो अभी समझते चलो। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स इज मोर टुवर्ड्स रिमेनिंग पुअर, ठीक है, क्रिएट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली इफेक्टेड। तो अब जब किसी एक इंडिविजुअल का, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो आपने अभी स्टोरी देखी रामसरन की, तो रामसरन की स्टोरी में जैसे आप देखेंगे, रामसरन की स्टोरी में जो उसकी बेटी है, तो उसकी बेटी ज्यादा वल्नरेबल है टू दी पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि बेटे पे फिर भी ध्यान दिया जाएगा कि यार घर की स्थिति ये संभालेगा, तो खाने को अगर कम भी रहेगा तो बोलेंगे पहले बेटे तू खा ले, ठीक है, इस तरह से रहेगा। लेकिन बेटी जो है तो उसे खाना भी आखिरी में मिलेगा, पढ़ाई अगर करवा भी रहे हैं तो बेटे को नहीं, बेटी को पहले पढ़ाएंगे, ठीक। तो इस तरह से जैसे अगर आप देखेंगे, इस स्थिति को अगर आप समझोगे ना, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सम कम्युनिटी, सम ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू द डिजास्टर्स, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि स्थिति बिगड़ती है तो इनके ऊपर और ज्यादा कड़ी मार पड़ेगी,
उस तरह के लोग जो रहते हैं वो वल्नरेबल कहलाते हैं। तो पॉवर्टी में आपने यहां पे इस एस्पेक्ट को अगर समझोगे कि एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। मतलब कि फॉर किधर गया, ये तो आखिरी में आ गए हम, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप यहां समझोगे तो पॉवर्टी में एक प्रॉब्लम क्या आएगी, पॉवर्टी में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आने वाली है कि लोग जो है ना, ठीक है, कुछ सरप्राइज रिवील हो गया आप लोगों के सामने, हाँ, कि जैसे यहाँ पे देखेंगे वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी वाले एस्पेक्ट में कि पॉवर्टी जो है, तो लोग इस पर्सपेक्टिव मतलब सोशल साइंटिस्ट जो है इस पर्सपेक्टिव से देखने लगे कि जो सेक्शन सोशली एक्सक्लूडेड है, जो सेक्शन वल्नरेबल है, दे आर मोर prone to be caught in the trap of poverty. Is that clear? सोशल एक्सक्लूजन, पॉवर्टी दोनों चीजें समझ में आ गई। चलो, तो अब सवाल ये आता है कि वही वाली बात है कि आपने पॉवर्टी को अलग अलग एस्पेक्ट से देखा, इनकम लेवल, कंजम्पशन देखा, सोशल इंडिकेटर्स के बेसिस पर देखा, वल्नरेबिलिटी के हिसाब से भी देख सकते हो, पॉवर्टी को सोशल एक्सक्लूजन के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन वही वाली बात है कि जब आप चीजों को स्टडी करते हैं तो यू रिलाई ऑन द फैक्ट्स, यू रिलाई ऑन द डेटा। तो आप ये कैसे तय करते हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है? तो आप बोलोगे हाँ सर, इनकम कंजम्पशन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो हम वही चीज अगर समझें तो पॉवर्टी लाइन का एक कंसेप्ट होता है जिससे आप पता लगाते हैं कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, पॉवर्टी लाइन इज वेरी मच सिमिलर टू द कबड्डी की लाइन। कैसे कि आपको पता है ना कि एक लाइन जो है, तो उस लाइन के इधर जो है वो सारे क्या है, एक तरफ, उधर जो है वो एक तरफ, ठीक है। तो अगर आपको पॉवर्टी से बाहर निकलना है तो आपको वो पॉवर्टी लाइन क्रॉस करना होगा, ठीक है। जैसे कबड्डी में होता है ना, उस टाइप से कुछ क्लियर हुआ। तो वो पॉवर्टी लाइन मतलब ऐसे कहीं ड्रॉ नहीं करिए कि इस लाइन के उधर कूद जाएंगे तो हम पॉवर्टी से बाहर निकल जाएंगे। पॉवर्टी लाइन मतलब वो एस्टिमेट्स है कि आप इंडिविजुअल को किस लेवल, किस इनकम लेवल, किस कंजम्पशन लेवल के पीछे गरीब मानोगे, किस इनकम लेवल, किस कंजम्पशन लेवल के आगे अमीर मानोगे, ठीक है। तो अब बेंचमार्क व्हिच डिफाइंस द पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी लाइन इज अ बेंचमार्क. Poverty line is a benchmark which defines the poverty. A common method used to measure poverty is based on income and consumption level. Income and consumption level मतलब क्या है कि इंसान की कितनी आय है, ठीक है, और उस कितनी आय है एक चीज हो गई, और जितनी आय होगा उतना ही वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, उतना ही वो खर्च कर पाएगा ना। तो इनकम और कंजम्पशन लेवल के हिसाब से आप क्या करते हो, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। ये समझा रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसे देखें कि आज के समय में एक एग्जांपल ले रहे हैं बस, आज के समय में मान लो कि किसी के पास 10,000 रुपए महीने के हैं, तो 10,000 रुपए महीने में वो बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। तो आपने क्या कर दिया, एक लाइन, एक क्या कर दिया, एक चीज से डिफाइन कर दिया कि 10,000 रुपए में अच्छा जीवन जी सकता है, 10,000 रुपए से कम है तो अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। तो हम क्या बोल देंगे कि हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है इनकम का, कि 10,000 से कम जिसकी इनकम है वो क्या हो जाएगा, इनकम के हिसाब से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया, और 10,000 से ऊपर जिसकी इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो गया। ये एग्जांपल है सिर्फ, हाँ, अभी बताऊंगा सारे नंबर्स में आपको। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं आप कि पॉवर्टी लाइन के मदद से एक कॉमन मेथड डिराइव आउट कर लिया आपने, विच इज बेस्ड ऑन द इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, विच इज यूज्ड टू डिफाइन वेदर अ पर्सन इज पुअर और नॉट, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस, ये वाला पार्ट भी समझने वाली चीज है। पॉवर्टी लाइन जो है ना, ये टाइम और स्पेस के हिसाब से वेरी करती है। जैसे मैंने आपको यूएसए वाला एग्जांपल अभी दिया था, क्या एग्जांपल दिया था यूएसए वाला, कि जैसे यूएसए में कार ना होना आपको गरीब बना देती है, लेकिन इंडिया में ठीक है, कार नहीं है तो भी चलेगा, इंडिया में आपके पास घर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास में एक बेसिक इनकम है जिसमें आप दाल, आटा, पानी, चावल खरीद सकते हैं, तो आप क्या है, शायद पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाए, तब आप गरीब ना कहलाएं, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि टाइम और प्लेस के हिसाब से भी क्या करती है, पॉवर्टी लाइन वेरी करती है। पॉवर्टी लाइन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लेकिन इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है क्या, तो जी हाँ, जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, तो उन्होंने कुछ फिक्स कर दिया अमाउंट, क्या है, इससे ऊपर पॉवर्टी लाइन से बाहर है आदमी, इससे नीचे पॉवर्टी लाइन के अंदर है, वो भी पढ़ते हैं हम, ठीक। तो यहां पे अब आपको कितनी चीजें समझ में आ गई, देखो। तो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया पढ़ने से पहले मैं आपको चीजों को समेट देता हूं एक बार। आपने देखा पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग बेंचमार्क्स के हिसाब से पॉवर्टी को देखते हैं। इनकम कंजम्पशन हो गया, सोशल इंडिकेटर्स हो गए, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी हो गया। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, वो समझ में आया आपको। वो समझने के बाद अब अगर आगे देखते हैं कि हम पॉवर्टी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो पॉवर्टी को डिफाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करें। पॉवर्टी लाइन क्या है, तो इट इज अ लाइन, इट इज अ बेंचमार्क, ठीक है, विच एस्टिमेट्स दी पॉवर्टी, कि इसके ऊपर पॉवर्टी से बाहर हो, इसके अंदर पॉवर्टी के अंदर हो, ठीक है। तो ये पॉवर्टी वाली चीज जो है, आपको पॉवर्टी लाइन वाली चीज समझ में आई, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन क्या हो गया, इट इज अ बेंचमार्क विच डिफाइंस दी पॉवर्टी एंड इट इज अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है, एंड इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड स्पेस टू स्पेस, ठीक। ये चीज भी ध्यान रखना आप। अब आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो क्या है, व्हाट आर द एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया।
इंडिया में आप किस चीज को पॉवर्टी लाइन के अंदर, किस चीज को पॉवर्टी लाइन के बाहर बताओगे, एस्टिमेट कैसे करोगे? सिंपल सी चीज है, आप बोल रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन इज अ लाइन विच एस्टिमेट्स द पॉवर्टी, तो हाउ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन? ठीक है, आप पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट करोगे? तो यहां पे हम एक मिनिमम लेवल ऑफ कंडीशंस को कंसीडर करते हैं, मतलब कि अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फूडवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। मतलब आप एक मिनिमम लेवल देखते हैं कि लोगों के पास लोगों की ये फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पा रही है कि नहीं, लोगों को मतलब पहनने योग्य कपड़े मिल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लोगों के मतलब लोगों बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं ना। तो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए आप इन बेसिक कंसिडरेशंस को इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मतलब लोगों के कपड़े देख के हम बोल देंगे क्या कोई गरीब है कोई अमीर है? नहीं, लोगों के कपड़े देख के आप कोई गरीब और अमीर नहीं बोलेंगे। यहां पे कहानी सीधी सी ये है कि आप ये देखते हैं कि जो मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो फूड की हो सकती है, क्लोथिंग की हो सकती है, शेल्टर की हो सकती है। तो मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो रही है कि नहीं, ठीक है, और वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है तो आप लोगों को कपड़े नहीं देखोगे, वो आप कैसे देखोगे कि इन सारी चीजों को खरीदने में जितना पैसा चाहिए रहता है, ठीक है, तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज। तो इन सारी चीजों को, इन सारी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए रहता है, तो उतना पैसा क्या करते हैं, इन सारी कमोडिटीज को उतने पैसे के साथ रुपीज में आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एक अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्या है, आप जैसे कल को आप बाहर निकलेंगे 10th के बाद में, ठीक है, 10th के बाद में या 12th के बाद में बाहर निकलेंगे, तो अपने पेरेंट्स घर से आपको जो पैसा मिलेगा, तो आप पैसा मिलेगा तो घर से आप क्या बोलोगे, बाबा इतने का रेंट है, इतना मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाता है, इतना मेरा खाने का पैसा लग जाता है, तो सब जोड़ जाड़ के आपने बता दिया कि मुझे महीने का 10,000 रुपए देते ना आप, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो आपने अपनी पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर दी है, मतलब आपने अपने बजट लाइन ड्रॉ कर दी है, पॉवर्टी कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फूडवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है ना, तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में कितना पैसा लग सकता है, उस पैसे से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक प्राइस लाइन मिल जाती है, एक प्राइस टैग मिल जाता है, और वही प्राइस लाइन आपकी पॉवर्टी लाइन बनती है। आया समझ में? तो हाउ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड, तो मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें जिसमें क्लोथिंग, फूडवेयर, फ्यूल, लाइट, ये सारा आ जाता है। दीज ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज, एंड after that you get a specific amount, that amount is used as the poverty line। आगे समझ में? वो पॉवर्टी लाइन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स व्हाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आप वही वाली बात है, आप देखो खाने की भी बात आती है, ठीक है, कि आप बोल रहे हैं कि खाना पीना हो जाए, लोगों का, इंसान का खाना पीना हो जाए, उसकी कितनी फूड रिक्वायरमेंट है, वही आपको बता देगी। अगर उसकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है मतलब क्या है कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो गया, नहीं हो पा रही मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया। तो आप वो फूड रिक्वायरमेंट्स को कैसे एस्टिमेट करोगे? तो फूड रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट किया जाता है कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब कैलोरी इनटेक इंसान की अगर पूरी हो जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए 2400 कैलोरी चाहिए, ठीक है, तो आप अगर 2400 कैलोरी को फिर आप देखेंगे 2400 कैलोरी कहाँ मिलती है, बाजार में ऐसे नहीं मिलती है। आप क्या करेंगे, 2400 कैलोरी कैसे देखेंगे, हाँ रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, और 2400 कैलोरी डेली इंटेक के लिए जो खाने का सामान चाहिए रहेगा वो कितने रुपए में आ जाएगा, ठीक है। तो उस रुपए के हिसाब से उसे एस्टिमेट कर लिया जाता है, और रुपए के हिसाब से एस्टिमेट करके सेट कर दिया जाता है कि हाँ 1000 रुपए जो है तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन हो गई, क्योंकि 1000 रुपए में आप जितने आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर पाओगे। आगे समझ में? तो वो जो मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू भी कैलकुलेट की जाती है, ठीक। तो प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। अब वो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की जो बात है, तो देखो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अ रूरल एरिया और 2100 कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हाँ वेरिएशन क्यों है? अच्छे से समझना, देखो चीजें क्या है, कभी कभी दिखने में सिंपल होती है लेकिन उनके पीछे मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझ आएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2400 कैलोरी होना चाहिए कहां पे, रूरल एरियाज में, और 2100 कैलोरी होना चाहिए अर्बन एरिया में। अगर आपकी ये कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, फूड रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर फूड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर, फूड रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की कहानी यहां पे बताई गई है। अब यहां पे 2400 और यहां पे 2100 क्यों है? देखो रूरल एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा इसलिए रखी क्योंकि वहां पे लोगों को काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे क्या है, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा रखी है। अर्बन एरियाज में अगर जिस देखोगे तो लोगों का फिजिकल
एंगेजमेंट जो है ना वो कम रहता है, तो इस कारण से क्या है यहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट कम रखी है। वेरिएशन का समझ में आया? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे महंगा होगा यहाँ सस्ता होगा, लेकिन ये उलट हो जाएगा कि अगर इसको पैसों के टर्म्स में देखोगे तो रूरल एरियाज में कम पैसों में काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें वहां सस्ती मिलेगी। मैंने आपको बताया था लखा सिंह और रामसरन की कहानी में डिफरेंस क्या, कि रूरल एरियाज में खाना फिर भी रिलेटिवली क्या है, आदमी भूख के कारण, पॉवर्टी है लेकिन पॉवर्टी के कारण भूखा नहीं मरेगा, वो खाना इजीली अरेंज हो जाता है। लेकिन अर्बन एरियाज में पॉवर्टी की मार और तगड़ी होती है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में खाना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट आर द कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज। ठीक है, तो बेसिक जो फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करते समय वो क्या रहता है, कितनी कैलोरीज, 2400 कैलोरी अर्बन एरिया रूरल एरिया में और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में। समझ में आया? तो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये क्वेश्चन बनेगा, हाउ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड। तो आप क्या लिखेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना चाहिए। और वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो जो मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है उसे रुपीज में आप कन्वर्ट करके, मतलब उस मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कितना पैसा लग जाएगा, दैट इज कैलकुलेटेड इन रुपीज एंड दैट डिफाइंस द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अगेन प्रेजेंट फॉर्मूला जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का या फिर पता करने का, वो किस चीज पर बेस्ड है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पे, और ये कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के फिगर है। समझ में आ गया? सिंपल, तो इट इज वेरी सिंपल, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट की हमने बात करी कि 2400 और 2100 चाहिए रहती, तो पैसों में कितनी होती है अगर मॉनेटरी टर्म्स में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर ऑफ पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन 2011-12 के हिसाब से अगर हम बात करें तो पैसों में कितना होगा। ठीक है, तो द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड फॉर ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज। अगेन यहां पे वही कंफ्यूजन आया होगा ना कि सर रूरल एरियाज में कैलोरीज ज्यादा चाहिए लेकिन पैसा कम है वहां पे। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी रिलेटिवली कम दाम पे मिल जाएगी, दूध फ्री में मिल जाएगा वहां। जैसे क्या होता है, आपने किसी के यहाँ गाय लगाई तो उसने बोल दिया चलो एक पाव दूध हमारे यहां से ले जाओ आप, आया समझ में? तो वही चीज रहती है क्या, कि अगर आप इसे मॉनेटरी एक्सपेंडिचर में देखोगे कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को, तो ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो रूरल एरियाज में 816 रुपीज हो जाएगा, अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब 5 लोगों का परिवार है तो इस नंबर के हिसाब से अगर वो 4080 रुपए से कम कमा रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे माने जाएंगे। ये पॉवर्टी लाइन आपने ड्रॉ आउट कर दी। ठीक है, एक फैमिली के लिए कम से कम बता रहे हैं। 2011-12 का डेटा है और ये तो पुराना है। ठीक है, ये एस्टिमेट्स अपडेट होते हैं लेकिन आपकी बुक में अपडेट नहीं हुए अभी, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और वहीं अगर आप अर्बन एरिया की बात करेंगे तो अर्बन एरिया में a similar family in urban area would need a minimum of 5000 per month to meet their basic requirements। 5000 मिल रहा है मतलब क्या है, क्योंकि वहां पे क्या है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो है 1000 रुपीज में पूरी होगी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर में अगर देखा जाए। तो अर्बन एरिया में अगर 5 लोगों का एक परिवार है तो कम से कम 5000 रुपए वो कमा रहा होगा तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, नहीं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। ठीक, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लाइन ड्रॉ कर दी, अगर 5000 एक कमा रहे तो क्या अमीर हो जाएगा वो? नहीं ना, तो ये एक डिबेट है, लास्ट में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस अहेड वाले टॉपिक में। ठीक है, तो वो और मैं आपको क्लैरिटी दूंगा उस पर, एक मतलब पर्सपेक्टिव अभी दे दिया मैंने आपको कि सिर्फ पॉवर्टी लाइन के ऊपर या नीचे कमा लेने से आप गरीब अमीर नहीं हो जाते हो। ठीक है, वो मिनिमम है, लेकिन मिनिमम की जगह अगर आप रीजनेबल की बात करोगे तो वो एक चीज अलग हो जाती है। थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब देखो क्या है, तो ये जो पूरा काम हो रहा है ना, अब देखो ये क्या हो गया, सब मैथमेटिकल हो गया। आपने गरीबी जो एक ऐसा मुद्दा है जो पढ़ाया नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, लोग जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उस चीज को, उसे आपने क्या कर दिया, उसे आपने नंबर्स पे उतार दिया है। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि इससे आप कैलकुलेट तो कर पाओगे ना कि कौन गरीब है कौन अमीर है। और ये सारा काम जो होता है ना, तो पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में एस्टिमेट किया जाता है बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज। और ये सर्वे कंडक्ट करने का काम किसका होता है? अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है? कौन पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स को निकालता है? तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ और भी कहीं पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा तो कमेंट सेक्शन में बताना आप कि कहां पढ़ा है, देखता हूं कितने बच्चों को ध्यान है। ठीक है, तो एनएसएसओ जो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो ये पूरा मेमथ टास्क जो है इसको कैलकुलेट करता है। वर्ल्ड बैंक यूजेस अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर पॉवर्टी लाइन। अब जैसे मैंने बताया ना कि पॉवर्टी लाइन एक ऐसा कंसेप्ट है विच में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड स्पेस टू स्पेस। ठीक है, तो जगह और समय के हिसाब से वेरी कर सकती है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड को ओवरऑल देखता है, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया है। वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है, तो वर्ल्ड बैंक ये देखता है कि $1.90 पर पर्सन पर डे से अगर कोई कम कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और
$90 पर डे से कोई ज्यादा कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया है, ये नंबर फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन में आप इतनी चीजें समझ गए ना, क्या क्या समझना था इसमें इंपॉर्टेंट, कि एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन में हमने देखा हाँ कि कैसे एस्टिमेट की जाती है। तो आप जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, वो फुलफिल हो रही नहीं, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लोग कपड़े देख के बता दिया अमीर है गरीब है, ठीक है। तो वो कपड़े, वो खाना, वो एजुकेशन, उन सारी फैसिलिटीज के लिए कितना पैसा लगता है, ठीक है। अब उसे आप जैसे देखोगे तो फूड रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर किया जाता है। कैलोरी रिक्वायरमेंट 2400 और 2100 गांव और शहर में रिस्पेक्टिवली, उसको पैसे में जैसे देखोगे तो 1000 रुपए शहर में है और 816 रुपए गांव में है, ये हो गया। अब ये क्या, ये सारा काम एनएसएसओ कैरी आउट करता है। और यहां पे अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझोगे तो वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश करता है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन जो है वो क्या चली जाती है, $1.90 पर डे। इससे ऊपर पॉवर्टी लाइन से ऊपर, इससे नीचे पॉवर्टी लाइन से नीचे। समझ में आई मेरी बात यहां तक? तो आपने पॉवर्टी का कंसेप्ट देख लिया, सोशल एक्सक्लूजन देख लिया, आपने वल्नरेबिलिटी देख लिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ गए हो कहां पे, आपने ये भी देख लिया कि कैसे एस्टिमेट की जाती है इंडिया में पॉवर्टी वगैरह, ये सारी चीजें। अब आप आते हो किस चीज पे, पॉवर्टी एस्टिमेट्स पे, कि स्थिति है क्या देश में, स्थिति है क्या देश में। तो देखो ये पॉवर्टी का रेशियो दिया गया है, नंबर ऑफ पुअर दिया गया है, मतलब परसेंटेज में भी और नंबर में भी, दोनों चीजों में समझना। और यहां पे आपको ईयर्स दिए गए हैं, तो 1993 से 94, 2004 से 5, 9 से 10, 11 से 12, ये टाइम पीरियड अगर आप देखोगे ना तो इस पूरे टाइम पीरियड में क्या हुआ है, इस पूरे टाइम पीरियड में जिससे अगर आप देखोगे तो इस पूरे टाइम पीरियड में पॉवर्टी जो है रूरल एरियाज में भी अर्बन एरियाज में भी डिक्लाइन होते देखने को मिली है। पहले क्या है, मतलब ये परसेंटेज में देखो तो पहले 45% ऑफ द पॉवर्टी टोटल अगर देखा जाए रूरल अर्बन एरिया की मिला के, वो गरीबी में जी रही थी। लेकिन वही क्या होता है, 2004-5 में 37 पे आते हैं, 9-10 में 30 पे आते हैं और 11-12 में 22% पे आ जाती है, ठीक है। अब उसमें 2-3 कारण है, पता है, लाइन ही बदल दो। मतलब ऐसा है ना, आप ये बोल रहे हैं कि पासिंग मार्क्स 50 रख देते अगर हम तो बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन आपने पासिंग मार्क्स और कम कर दिए तो बहुत सारे लोग पास हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या है कि पॉवर्टी लाइन, ये देखो ना, पॉवर्टी लाइन सोचो, मात्र 1000 रुपए दिन का, अगर 1000 रुपए मतलब महीने का, 1000 रुपए महीने का अगर अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी लाइन अभी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है? खुद सोचो कि 5 लोगों की फैमिली 5000 रुपए में क्या जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। तो वो एस्टिमेट ही क्या है, बहुत लोअर साइड पे रखा है हमने। तो इस कारण से क्या है, इस कारण से हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी घट गई है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेटा जो बता रहा है, जैसा गवर्नमेंट बताना चाहती है उस तरह से अगर देखें हम तो पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, मात्र 22% पॉवर्टी बची है हमारे देश में, ठीक है। ये मात्र भी नहीं बोलना चाहिए, 22% भी एक बड़ा सेक्शन होता है, 1/5 ऑफ योर सेक्शन इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी, ठीक है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और यही चीज चैलेंजेस अहेड में हम पढ़ेंगे क्या, कि पॉवर्टी का एस्टिमेशन सिर्फ मिनिमम लेवल पे नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल, एक सस्टेनेबल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। खैर, पॉवर्टी एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा परसेंटेज में भी डिक्लाइन हुआ है और नंबर्स में भी डिक्लाइन हुआ है, कि कंबाइंड अगर जैसे आप देखोगे तो रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा रही है, लेकिन कंबाइंड अगर आप देखोगे तो कंबाइंड क्या है, मतलब टेबल आप ही की बुक का है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कंबाइंड अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि जहां पहले 404 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन में रह रहे थे, अब कितने बचे हैं, 270 बचे हैं, ठीक है, 2011-12 के हिसाब से। और ये डेटा जैसे रिवाइज होकर 21-22 का आएगा तो आपको और कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देयर इज a substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-5, ठीक है। If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in next few years, ठीक है। और अगर जैसे recent डेटा को देखेंगे तो less than 20% भी कर देंगे। The number of poor decline from 407 million, वही वाला यहां से 407 से कितने पे आ गए, 407 से 270 पे आ गए हैं, ठीक है, with an annual average decline of 2.2%, मतलब हर साल हम 2% पॉवर्टी को कम करते चले जा रहे हैं। तो ये पॉवर्टी एस्टिमेट्स आपने एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, हाउ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेट करने के बाद आपने डेटा देखा क्या है, यार गरीबी कम हुई है, इस तरह से आपने डेटा देखा। अब यही गरीबी को जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, गरीबी सबके लिए कम नहीं हुई। जैसे आप नेशनल एवरेज देखेंगे, ठीक है, किधर है नेशनल एवरेज, ये रहा। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो आपको 22% दिखाया जा रहा है, कि 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन उसमें कुछ ग्रुप्स जो है वो वल्नरेबल है, इसीलिए टॉपिक के पहले आपको सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी अच्छे से समझा दी थी। मतलब एक सेक्शन ऐसा है विच इज मोर प्रोन टू द डिजास्टर, विच इज मोर प्रोन टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच इज मोर प्रोन टू द पॉवर्टी। अगर गरीबी है अभी तो गरीबी की मार कुछ लोगों पे ज्यादा पड़ रही है। कौन है वो कुछ लोग, तो जैसे आप यहां पे देखोगे, द प्रपोर्शन ऑफ पुअर below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India। मतलब जितने भी सामाजिक सोशल ग्रुप्स हैं, जितने भी आर्थिक ग्रुप हैं, आर्थिक ग्रुप मतलब क्या है, आर्थिक समूह इन द सेंस इकोनॉमिक ग्रुप्स
कि इकोनॉमिकली अगर जैसे आप देखेंगे ना तो कुछ क्या बोल रहे हैं कि कुछ एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, कुछ क्या हो गए, कुछ जैसे अगर आप देखेंगे मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, कुछ कैजुअल लेबर है जिनके पास काम है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक। तो अगर आप सोसाइटी को सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सुनो मेरी बात, एक निंजा टेक्निक बताता हूं, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे ना तो इकोनॉमिक्स में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस, तो सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर दिया करना आंसर में, टीचर इंप्रेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये शब्द की वजन है अपने आप में, शब्द की बहुत गरिमा है, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये जरूर आंसर्स में इंक्लूड करा करो और वही इंक्लूड करना जहां लिखा जा सकता है, पता लग रहा है हर आंसर में सोशियो इकोनॉमिक लिख लिख के आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रपोर्शन अगर आप देखेंगे, प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां आप देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, ठीक है, जो ट्राइब्स है, तो ट्राइब्स जो है तो आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब 43% ट्राइब जो है ना वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं। मतलब क्या है, दे आर मोर वल्नरेबल टू द पॉवर्टी। अगर मान लो पॉवर्टी की मार की बात की जाए, जो जहां देश में इन जनरल अगर कंट्री की पॉवर्टी की बात करें 22% है नेशनल एवरेज, ठीक है, लेकिन उस पूरे कंट्री में जितने भी ट्राइब्स हैं तो वो पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, एसटी वाली जो पॉपुलेशन है, उस एसटी वाली पॉपुलेशन का 43% जो है वो पॉवर्टी में जी रहा है, ठीक है, वो पॉवर्टी में जी रहा है। वैसे शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो 29% है, तो शेड्यूल कास्ट जो है, ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी क्या है नेशनल एवरेज से ज्यादा, मतलब पूरे देश में जितनी पॉवर्टी उससे ज्यादा पॉवर्टी आप क्या देखेंगे, सिर्फ अगर शेड्यूल कास्ट के सेक्शंस को उठा के देखोगे तो 29% पॉपुलेशन जी रही है। फिर अगर आप बात करेंगे कैजुअल लेबर फार्म, ठीक है, तो रूरल एरियाज में क्या जो कैजुअल लेबर है, ठीक है, रूरल एरियाज में इकोनॉमिकली अगर देखोगे, इकोनॉमिक ग्रुप्स में देखोगे तो जो लैंडलेस लेबर्स है जिनके पास जमीन नहीं है, और उसको कंपेयर करोगे आप जिसके पास जमीन है, तो जिनके पास जमीन है वैसे गरीब लोगों की गिनती कम होगी, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, जो कैजुअल लेबर है, फार्म लेबर, ठीक है, तो उनका प्रोपोर्शन क्या है, जितने भी कैजुअल फार्म लेबर उसमें से 34% पॉवर्टी लाइन के बिलो जी रहे हैं, ठीक है। और वही चीज अगर आप देखेंगे कैजुअल लेबर नॉन फार्म, तो नॉन फार्म में जो कैजुअल लेबर्स हैं जो मतलब अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी 34% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। अब अगर एनालाइज करोगे यहां पे तो देखो वल्नरेबल ग्रुप जो आपका सब टॉपिक है उसको अगर एनालाइज करोगे तो पॉवर्टी इन जनरल कंट्री में क्या है, इन जनरल पॉवर्टी एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कंट्री के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, ठीक है, कैजुअल लेबर हो गए, कैजुअल लेबर मतलब अर्बन और रूरल एरिया दोनों जगह हो गए। तो इस सेंस में क्या हो जाएगा कि ये ग्रुप जो है वल्नरेबल है, मतलब पॉवर्टी तो है लेकिन कौन पॉवर्टी से ज्यादा अफेक्टेड है, तो दीज आर दी वल्नरेबल ग्रुप्स। अब वल्नरेबिलिटी और क्लियर हुई आपको, स्टार्टिंग में जो वल्नरेबिलिटी थी, ठीक है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर हम एनालाइज करें यहाँ पे तो सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर दी सोशल ग्रुप्स व्हिच आर मोर वल्नरेबल टू दी पॉवर्टी। तो यहां पे आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में लिखेंगे, दीज आर सम ऑफ दी सोशल ग्रुप्स व्हिच आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, ठीक है। इन इकोनॉमिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रुप व्हिच आर मोस्ट वल्नरेबल, तो कौन कौन से इकोनॉमिक ग्रुप ज्यादा वल्नरेबल है, दी रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स, ठीक है। तो दे आर द इकोनॉमिक ग्रुप्स व्हिच आर मोर वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि इनमें आप देखेंगे तो इनके टोटल सेक्शन में से 34 सेक्शन जो है, 34% का जो सेक्शन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहा है। क्लियर हुआ? द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाइलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। ये पॉइंट आपको बाउंसर लगा होगा, है ना? चलो इसको मैं समझाता हूं। अब मान लो हमने इंडिविजुअली देख लिया। अब मान लो ऐसी स्थिति होती है कि एक इंसान है जो क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आता है, सोशली वो शेड्यूल ट्राइब है और इकोनॉमिकली क्या है, वो कैजुअल लेबर फार्मर है, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे डबल डिसएडवांटेज देख रहे हैं कि वो सोशली भी वल्नरेबल है और इकोनॉमिकली भी वल्नरेबल है, ठीक है। तो अब कोई डबल डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझो कि वो गरीबी के जाल में बहुत भयंकर तरीके से जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनके वो लैंडलेस लेबर है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, कैजुअल लेबर की तरह काम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दे आर फेसिंग द डबल डिसएडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम। The seriousness for them is more when we see poverty from that angle, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एंगल से अगर आप पॉवर्टी को देखोगे। समझ में आया? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि वल्नरेबल सेक्शन में क्या होता है, ये तो आपने सोसाइटी और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख लिया। अगर आप इसको बहुत पर्सनल हाउस होल्ड लेवल पे लेके जाओगे ना, तो एक फैमिली के अंदर भी क्या हो रहा है कि मान लीजिए ऐसा देखते हैं, एक शेड्यूल ट्राइब की फैमिली है, गरीब है वो सब,
चलो फैमिली गरीब है, अब फैमिली गरीब है तो उसमें भी क्या होगा कि फैमिली के अंदर जो मेल है या फिर जो कह सकते हैं मेल चाइल्ड है, तो वो क्या है, वो फिर भी बेहतरीन सिचुएशन में रहेगा अगर उसको उसी की बहन से कंपेयर कर दिया जाए तो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन ए फैमिली क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। अब सवाल यहां पे बन जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जाम में, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो आप क्या लिखेंगे, दोस वल्नरेबल ग्रुप हु आर द मोस्ट वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू द वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट पॉवर्टी और एनी अदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे व्हेन वी सी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, तो एक फैमिली के अंदर क्या होगा कि जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे यहां पे अभी किसका, स्टोरी ऑफ शिवारमन, ये स्टोरी आपकी बुक में पढ़ो। अब शिवारमन क्या है, शिवारमन फैमिली को एक अकेला मतलब जो इंसान है कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, अब लेकिन शिवारमन के सिर पे जिम्मेदारी कितनी है कि उसकी बहुत सारी बेटी है, कितनी, 1 2 3, ठीक है, 3 बेटी है और एक बेटा है, 4, ठीक है, एक वाइफ है और एक बहन है घर पे, ठीक है, और एक बूढ़ी माँ है, तो ये सारे के सारे लोग डिपेंडेंट हैं शिवारमन के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है इस फैमिली में, जैसे अगर आप देखोगे ना, तो शिवारमन तो वेलनरेबल है, गरीब है वो, ठीक है, गरीब है, जैसे बताया भी गया है कि वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, कॉबलर है वो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो वो वल्नरेबल सेक्शन में आ गया। लेकिन उसमें भी क्या देख रहे हैं कि चलो वो तो पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमाएगा, वो दूध लाता है, ऐसा स्टोरी में लिखा है, वो दूध लाता है, तो दूध भी सिर्फ लड़के को मिल रहा है, क्यों, लड़कियां कहां से आई, ठीक है, लड़कियां कहां से आई, तो अब क्या हो जाएगा, लड़कियां जो है, ठीक है, दादी जो है ये, तो दे आर दी पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी में भी जो और ज्यादा वल्नरेबल होगा वो क्या कहलाएगा, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाएगा, ठीक है, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, जैसे विमेन हो गए, एल्डरली पीपल हो गए, फीमेल इन्फेंट्स हो गए, सो दे आर द सेक्शन व्हिच आर कंसीडर्ड, दे आर द सेक्शन हु आर कंसीडर्ड एज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। समझ में आई मेरी बात, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्या है। चलो वल्नरेबल ग्रुप्स की अगर बात करें तो वल्नरेबल ग्रुप्स इन जनरल सोशो इकोनॉमिकली अगर देखोगे आप, तो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, ठीक है, लैंडलेस लेबर हो गए, अर्बन पुअर, अर्बन और रूरल दोनों ही जगह पे, ठीक है, ये तो क्या हो गया, वल्नरेबल ग्रुप हो गया। अब इन वल्नरेबल ग्रुप में भी अगर जैसे आप देखोगे तो वल्नरेबिलिटी इज मोर इन फैमिली, ठीक है, टुवर्ड्स वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और ये शिवारमन की कहानी पढ़ना तो आपको समझ में आएगा क्या है कि उसकी बीवी जो है, तो बीवी की शादी, बीवी जो है, बीवी और बहन की बनती नहीं है, शिवारमन की बहन की, क्यों, क्योंकि वो बड़ी है मतलब शादी लायक है 24-25 साल की, लेकिन वो शिवारमन के पास पैसा नहीं तो उसकी शादी नहीं करवा पा रहा है, ठीक है, बच्चियां जो स्कूल नहीं जा रही है, माँ जो है तो इंतजार कर रही है कि भगवान कब उठाएगा मुझे, तो इस तरह की सिचुएशन है। हेल्पलेसनेस वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये स्टोरी पढ़ना तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, वल्नरेबल सेक्शन जो है, तो वो किस तरह से डबल डिसएडवांटेज, अब क्योंकि वो एक तो क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करता है, तो इकोनॉमिकली वो दे आर सोशली एक्सक्लूडेड, तो काम उतना मिल नहीं पाता है, साल भर काम नहीं रहता है, सीजनल वर्क रहता है, सीजनल वर्क के साथ साथ में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। अब उसके ऊपर तो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी फैमिली में जो और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन में आ गई, जैसे उसकी कह सकते हैं क्या कि विमेन की कैटेगरी में आप देखोगे तो उसकी बहन आ गई, ठीक है, एल्डर इन्फेंट्स हो गई, मतलब फीमेल इन्फेंट्स जो हो गई, छोटी लड़की भी है, छोटा लड़का भी, लेकिन लड़के को वही वाली कहानी में जो पार्ट है कि अगर घर में दूध आता है तो दूध भी सिर्फ लड़के को दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता, क्यों, क्योंकि अब वो सिचुएशन वैसी बन गई ना, दे आर फॉलिंग अंडर दी कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। दादी जो है तो दादी भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की कैटेगरी में आ गई, ठीक। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ शिवारमन। आ गया समझ में। तो आपने देखो चैप्टर को समेटते चलना, चैप्टर को ऐसे फैलाना मत कि सॉरी इतना सारा पढ़ लिया हमने, समेट लो, कंसोलिडेट करो। एक चीज है सिंपल सी, पता नहीं कितने लोगों ने मेरे मुझसे पहले सुनी, एक बार और सुनो, क्या कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। अगर आप पढ़े जा रहे हो लेकिन उसे कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हो तो वो किसी मतलब का नहीं, भूल जाओगे। जोड़ो जरा सब एक बार। तो आपने पॉवर्टी को देखा एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम होती है। अब ये जो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो इसको आप जैसे देखेंगे सोशल साइंटिस्ट अलग अलग चश्मे से देखते हैं, उसमें सोशल एक्सक्लूजन वल्नरेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि पॉवर्टी जो है, तो जब डेटा या फिर एस्टिमेट्स को आप निकालोगे तो उसे एस्टिमेट कैसे करते हो, तो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉवर्टी लाइन का क्या हो जाता है, एक बेंचमार्क होती है पॉवर्टी लाइन विच एस्टिमेट्स द पॉवर्टी एंड हाउ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट दैट पॉवर्टी लाइन। तो उस पे जैसे इनकम कंजम्पशन लेवल हो जाता है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो रही नहीं हो रही है, आप उस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अर्बन एरिया रूरल एरिया की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, उसको मॉनेटरी एक्सपेंडिचर में अगर देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1000 रुपए और 816-21 रुपए कितने हैं, ठीक है, तो वो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के टर्म्स में देख लोगे। अब आपने पॉवर्टी एस्टिमेट्स तो निकाल लिए, मतलब पॉवर्टी लाइन निकाल ली, पॉवर्टी लाइन से आपने पॉवर्टी एस्टिमेट कर लिए। अब अगर पॉवर्टी एस्टिमेट्स को देखोगे देश में तो पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पॉवर्टी डिक्लाइन ही हुई है। लेकिन अगर आप
पॉवर्टी का डिक्लाइनिंग रेशियो देखेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स के कंपैरिजन में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देयर आर सम ग्रुप्स व्हिच आर वल्नरेबल टुवर्ड्स पॉवर्टी, ठीक है, एंड सम व्हिच आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हु आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपने क्या करना कर लिया, पॉवर्टी को इन जनरल समझ लिया। अब यही पॉवर्टी अगर आप जैसे आपने देखा कि एक तो सोसाइटी इन जनरल पॉवर्टी और एक वल्नरेबल ग्रुप है, वैसे अगर आप देखेंगे कि कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है कि 22% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रही है। लेकिन अगर इसी पॉवर्टी लाइन को अगर आप इस नेशनल एवरेज को अगर आप कंपेयर करोगे किससे, अलग अलग स्टेट से, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज को अगर आप समझोगे ना, तो आपको अलग डेटा मिलेगा। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में क्या जाएगा, देखो, तो द proportion ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट एंड द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब यही हुआ कि किस मतलब कंट्री में आपको पता है कि कंट्री में पॉवर्टी कितनी है 21.9, अप्रॉक्स हम 22% लेके चल रहे हैं। 22% पॉवर्टी लाइन के नीचे है पॉपुलेशन, 22% पॉपुलेशन जो है हम क्या कहेंगे गरीब है। लेकिन इसको अगर आप स्टेट टू स्टेट कंपेयर करोगे ना, तो कुछ स्टेट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे केरला जैसे जहां पे पॉवर्टी मात्र 7% है, लेकिन कुछ स्टेट आपको ऐसे भी मिलेंगे बिहार जैसे जहां पे 33.7% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी के जाल में फंसी हुई है, ठीक है। तो यहां पे देयर आर इंटर स्टेट disparities, ठीक है। तो the proportion of poor people, what is interstate disparity in poverty? तो the proportion of poor people is not same in every state. The success rate of reducing poverty varies from state to state and this variation is known as interstate disparity in poverty. समझ में आया ना, मतलब अलग अलग स्टेट्स के बीच में पॉवर्टी में आपको डिस्पैरिटी देखना मिल जाना, ठीक है। देखो चैप्टर मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था बहुत इजी गोइंग है, आसानी से बनेगा, बस समझते चलना, चीजों को कनेक्ट करते चलना। तो अगर हम इसको यहां पे देखें ना, तो क्या बताया जा रहा है, देखो एनालाइज करेंगे, अगर एनालिसिस निकालते हैं हम किस चीज का, इस ग्राफ का, तो एनालिसिस निकालोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रीसेंट एस्टिमेट शोज दैट व्हाइल द ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो, ठीक है, ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो मतलब क्या है कि ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो में कि हर स्टेट हर एक इंडिविजुअल को देखा जाए तो पॉवर्टी का क्या स्थिति हो रही है। तो ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो जो है पॉवर्टी का वाज 21.9% इन 2011-12, ठीक है। तो ऑल इंडिया हेड काउंट जो है, तो जो नेशनल एवरेज निकला हमारी पॉवर्टी लाइन का, वो कितना है, नेशनल एवरेज 21.9 है, जो कि कम हुआ है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है ना, जैसे सालाना देखोगे तो 2011-12 में कम हो गया ये, ठीक है। लेकिन स्टेट्स की अगर हम बात करें, जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। लेकिन यहां जो पॉवर्टी लेवल है, तो वो ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल का जो डेटा दिया गया आपको 21.9%, उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि देयर आर इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ठीक है, मतलब कुछ स्टेट में पॉवर्टी बहुत कम हो गई है, कुछ स्टेट में पॉवर्टी बढ़ गई है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट क्या हो रहा है, पॉवर्टी भी वेरी करती है। बिहार उड़ीसा की अगर हम बात करें, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे बिहार और उड़ीसा जो है, तो ये पुअरेस्ट स्टेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या कारण होगा, चलो 2 मिनट, हमने बुक में तो सब पढ़ा है, सब आप पढ़ सकते हो, आपको कोई भी पढ़ा सकता है। एनालाइज हर कोई नहीं कर सकता और हर कोई नहीं करवा सकता है, एनालाइज करो क्या कारण रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो डबल डिसएडवांटेज वाली बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहार और उड़ीसा ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे बिहार में पॉपुलेशन एक फैक्टर बन जाता है, उड़ीसा में क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस कारण, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो क्या हो जाएगा, वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वो वल्नरेबल सेक्शन है, इस कारण से दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स पॉवर्टी, ठीक है। तो वहां पे आपको स्वाभाविक लेवल ऑफ डेवलपमेंट कम देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉवर्टी एस्टिमेट्स जो है वो नेशनल एवरेज से ऊपर ही देखने को मिलेंगे। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपने ये देखा, और वहीं पे कंट्रास्ट ये भी है कि देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे तो केरला, आंध्र प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तो यहाँ पे 11%, मतलब जो नेशनल एवरेज है पॉवर्टी का उसका आधा, मतलब नेशनल से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको इन स्टेट्स में देखने को मिल रही है। यहां क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो कारण है, देखो हर चीज के पीछे कारण है, कुछ भी बस ऐसे लिख नहीं दिया। अब आप बात करेंगे क्या, केरला की, तो केरला में लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, एजुकेशन हेल्थ पे फोकस किया, तो पॉवर्टी कम हुई है। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो अब जैसे बात करते हैं कहाँ की, ये पंजाब भी था ना, पंजाब और हरियाणा, तो वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या है कि
क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो लोगों की गरीबी ऐसे कम हो गई है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, तो गवर्नमेंट मशीनरी ने पॉवर्टी को कम करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, सस्ते दामों पर अनाज मिल जाना, ये सारी चीजें। गुजरात में जैसे अगर आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, लैंड रिफॉर्म जो है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म लाया गया वेस्ट बंगाल में, उससे क्या है गरीबी कम हुई, क्योंकि जो लैंडलेस लेबर्स थे उन्हें जमीन दे दी गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अगर एनालाइज करते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटी की, तो यस, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी इज अ रियलिटी, वी कैन सी फ्रॉम हियर, ठीक है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी रियलिटी है, आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे गरीबी है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है, और उसके कारण भी मैंने आपको समझाया कि जैसे बिहार, उड़ीसा जैसे स्टेट हो गए, पॉपुलेशन और बैकवर्डनेस के कारण या फिर वल्नरेबल ग्रुप के ज्यादा होने के कारण क्या है, यहां पे पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी नेशनल एवरेज से, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहां पे डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक रीजंस के कारण पॉवर्टी कम भी हुई है। जैसे केरला का एग्जांपल ले लो, तो उन्होंने बहुत जुडिशियसली, बहुत अच्छी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया, और जिस कारण से पॉवर्टी को बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, 7% मात्र पॉपुलेशन पॉवर्टी में है, ठीक है। तो विच इज कंपेरेबल विद द वेस्टर्न नेशंस, यूरोप के कंट्रीज के साथ कंपेयर कर सकते हो कि पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे कम है, बहुत कम है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी इनसाइड द कंट्री, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी को आपने पढ़ा। वैसे अगर आप ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो मतलब क्या है कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबली क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो हाँ, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को अगर देखने की कोशिश करें कि ग्लोबली क्या स्थिति है, वर्ल्ड वाइड अगर आप समझोगे कि कहां गरीबी है, कौन से रीजन्स जो है वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, कौन से रीजन्स में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, तो वो आपको यहां पे समझ में आएगी ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो वाले टॉपिक में, ठीक है। तो एक एक करके समझते देखो। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, मतलब कि यहां पे आपको ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे पॉवर्टी कम हुई है, वर्ल्ड वाइड कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे सस्टेन्ड वे में ज्यादा ना पॉवर्टी कम हुई है ना बढ़ी है, और कहीं कहीं पॉवर्टी बढ़ी भी है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे यहां पे कि देयर हैज बीन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन, देखो अगर देखा जाए आज से 200 साल पहले आधा विश्व जो है गरीबी में जी रहा था, लेकिन आज क्या है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पॉवर्टी तो रिड्यूस हुई है, लेकिन वेरिएशंस हैं, कहीं पॉवर्टी बहुत तेजी से रिड्यूस हुई है तो कहीं पॉवर्टी बहुत धीरे धीरे रिड्यूस हुई है, तो वो वेरिएशन जो है उन्हें समझना है। पॉवर्टी डिक्लाइंड सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, तो जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है यहां पे कि चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, जैसे क्या हो जाएगा आपका सिंगापुर हो गया, इधर चले जाओ जापान साइड, तो वहां पे क्या है, पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, ठीक है। अब जैसे आप यहां भी देखोगे, यहां कहां देखोगे, किधर गया वो, ये वाला सब सहारन वाला पॉइंट किधर है, ठीक है। तो सब सहारन वाला ये जो पॉइंट है ना, कि यहां पे पॉवर्टी रिड्यूस हुई है लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं हुई। नंबर्स में अगर जाएं हम, तो जैसे नंबर्स में क्या बता रहे हैं कि कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, decline has been also been rapid 34% to 15%, ठीक है, 34% से 15% पे आ गई 2014 में पॉवर्टी। लेकिन वही सब सहारा अफ्रीका में देखोगे तो पॉवर्टी यहां पे डिक्लाइन हुई है, पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% टू 40.2%। लेकिन आज भी क्या हो रहा है, वहां पे एक बड़ा सेक्शन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 42.2%, 40.2% जो सेक्शन आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है। तो वो क्या है, पॉवर्टी डिक्लाइन के बावजूद, मतलब इतनी गरीबी की कम होने के बावजूद भी गरीबी दिख रही है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से अगर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में हम देखते हैं तो नो डाउट पॉवर्टी इज बीइंग डिक्लाइनिंग, ये देखो पॉवर्टी इज बीइंग डिक्लाइनिंग। अब ये साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में एक समय में 2005 में अगर परसेंटेज में देखोगे, नंबर्स में देखोगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो 1.90, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक का, जैसे अगर हम देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का, तो उसमें एक बड़ा सेक्शन जो है वो क्या रह रहा था, $1.90 जो है पर डे के हिसाब से नहीं आता था उस कैटेगरी में। लेकिन अब ये सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होकर क्या कितने पे आ गया, 60% से भी कम पे आ गया है, कहां पे, साउथ एशिया में। तो मतलब ये डिक्लाइन यहां देखने को मिल रहा है। वैसे अब ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक की बात करें तो यहां भी डिक्लाइन होकर बहुत कम सेक्शन है। चाइना में जैसे देखोगे तो चाइना में पॉवर्टी बहुत कम है, क्योंकि ये जो एस्टिमेट्स है, देखो पूरा खेल पता है किस चीज का है, पूरा खेल ये है कि आप पॉवर्टी लाइन किसे बना रहे हो। वही वाली बात है, अगर आप पासिंग मार्क्स 70 रख दोगे तो आधे से ज्यादा क्लास फेल हो जाएगी। वही पासिंग मार्क्स अगर आपने 15 रख दिए, ठीक है, 33 नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन अगर 15 रख दिया अगर आपने पासिंग मार्क्स, तो सब बच्चे पास हो जाएंगे। आए ना समझ में? तो डिपेंड करता है कि आप पॉवर्टी लाइन क्या रख रहे हो, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड जिस पॉवर्टी लाइन से एस्टिमेट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, अगर हम देखें यूनिफॉर्मिटी 1.90, तो उस हिसाब से ये आपको डेटा मिल रहा है, इस ग्राफ को समझो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर 1990s की बात करें,
1990s में जैसे अगर आप देखेंगे तो इतने मिलियन, मतलब एक बड़ा सेक्शन जो था ईस्ट एशिया और पैसिफिक का पॉवर्टी में था, लेकिन अब वो डिक्लाइन हो गया है। यहाँ पे देखो तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक में जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी बहुत सब्सटैंशियली डिक्रीज हुई है, देखने को मिल रही है। ऑरेंज कलर पहले कितना बड़ा था और अब कितना कम हो गया, ये सब्सटैंशियली डिक्रीज हुई है। वैसे साउथ एशिया की बात करोगे तो साउथ एशिया में भी क्या है, सब्सटैंशियली डिक्रीज हुई है पॉवर्टी। लेकिन जहां नहीं डिक्रीज हुई है वो क्या है, तो जैसे सब सहारन रीजन जो है आपका, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका मतलब कि सेंट्रल अफ्रीका जो है पूरा, तो सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या पॉवर्टी सब्सटैंशियली डिक्रीज नहीं हुई है, उल्टा इंक्रीज होने को देखने को मिल रही है आपको। और इंक्रीज पे अगर आप बात करोगे तो एक जगह और आपको इंक्रीज होते दिख रही है पॉवर्टी का, तो ये हो गया कि चाइना हो गया, चाइना के बाद में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, साउथ एशिया हो गया, सब सहारन अफ्रीका हो गया, वहां पे क्या ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो वो समझ में आया। अब वही लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका में द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% टू 4%, तो मतलब पहले ही कम थी पॉवर्टी, इन्होंने और कम कर दिया। तो लैटिन अमेरिका में जिससे अगर आप देखोगे तो लैटिन अमेरिका की लाइन दी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि 10% से 4% पे आ गई पॉवर्टी। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, क्लियर हुआ। फिर क्या है और देखोगे तो पॉवर्टी हैज आल्सो रीसरफेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉट एग्जिस्टेंट अर्लियर, ठीक है। तो अब जैसे रशिया वगैरह जो फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री थी, तो तब क्या है, तब वो अपनी पॉवर्टी को एस्टिमेट ऐसे करते थे कि हमारे देश में गरीबी नहीं है। लेकिन जब क्या हो रहा है, जब आप जैसे यहाँ पे ये देखोगे, यार अच्छा मतलब डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है कि रेड कलर इज फॉर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तो एक समय पे 1990s में जब यूएसएसआर वगैरह डिसइंटीग्रेट हुए, रशियन रेवोल्यूशन याद करना, ठीक है, तो जब यूएसएसआर वगैरह डिसइंटीग्रेट हुआ है, मतलब खैर आपने तो रशियन रेवोल्यूशन वो पढ़ा नहीं है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, लेकिन जो यूएसएसआर स्टालिन और लेनिन के टाइम पे बनता है ना, वो आगे जाके टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो वो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट होता है तो पॉवर्टी बढ़ती भी है, देखो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ हल्का सा, ये वाला ग्राफ जो हल्का सा आपको बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पॉवर्टी इंक्रीज भी हुई थी और फिर सब्सटैंशियली वापस डिक्रीज भी हुई है यूरोप और सेंट्रल एशिया या फिर जो सोशलिस्ट कंट्रीज है जहां पे रीसरफेस हो गई थी पॉवर्टी, ठीक है। न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, प्रपोजेस एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। अगर आप जैसे बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है जो यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें वो क्या बात करते हैं कि 1.90 से सबको ऊपर ले आएंगे हम बाय 2030 तक हम पॉवर्टी को खत्म कर देंगे। लेकिन एक मिनट के रुको और सोचो जरा 2 मिनट कि आप 1.90 से सबको ऊपर ले आएंगे, लेकिन 2030 तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें भी तो बढ़ेगी, तब पॉवर्टी की डेफिनेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी लड़ाई वहां पे है कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, अपने आप में थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम एकदम आखिरी में चैलेंजेस साइड में, उसमें पार्ट है, ठीक है, वहां और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थ्रो लाइट ऑन दी ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिखेंगे कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में क्या हो रहा है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, लेकिन उसमें क्या है, रीजनल डिफरेंसेस, इट इज मार्क्ड विद द ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। और आप बता सकते हैं कि जैसे चाइना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में पॉवर्टी बहुत सब्सटैंशियली डिक्रीज हुई है, लेकिन वहीं पे सब सहारन कंट्रीज ऐसी है जहां पे पॉवर्टी उतनी तेजी से डिक्रीज नहीं हुई है। कहीं पे पॉवर्टी बहुत कम थी तो और कम हो गई है, जैसे लैटिन अमेरिका वगैरह में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना होंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में, इस पे भी सीधा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब हम अलग डोमेन में चले गए चैप्टर के पूरे। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए और फिर हूटर बजता है और हम क्या करते हैं, शांत होते हैं और यहाँ पे चीजों को एक बार फिर समेट लेते हैं। देखो समेटना कैसे है तो मैं आपको बताता हूं। आपने पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशन समझने की, मतलब मल्टी डायमेंशन पे पॉवर्टी को समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा कि पॉवर्टी में लोग किन किन चीजों से, लैक ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्पलेसनेस, इन सारी चीजों से सफर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पॉवर्टी को समझना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अलग अलग चश्मे से देखा जा सकता है, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। अब इंडिया में पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट जो है, तो पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, वो एक बेंचमार्क सेट करता है विच इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स वाली चीज, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर में उसको देख लिया आपने। फिर अब पॉवर्टी तो है, लेकिन पॉवर्टी की भी मार्क कुछ सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा सहते हैं, तो वल्नरेबल ग्रुप हो गया, वल्नरेबल ग्रुप में भी आपने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर देख लिया। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी देख ली, इंटर स्टेट मतलब कंट्री के अंदर पॉवर्टी है, लेकिन कंट्री के अंदर भी पॉवर्टी क्या है, कुछ स्टेट ज्यादा गरीब है, कुछ स्टेट्स उतने गरीब नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो वो भी देख लिया। तो मतलब जो फैक्ट्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। फैक्ट्स वाला पार्ट जो था, जो कह सकते ना कि कितने परसेंट रिड्यूस हुई है, जो नंबर खेल रहे थे ना, वो यहां पे खत्म होता है। अब चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत अच्छा है। और यहां पे बताएं, अगर कोई स्टूडेंट भविष्य में कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है, कोई अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी सोच, जो बोलते हैं ना कि यार एक अच्छा पॉइंट है जो मैं बोल सकता हूं 4 लोगों के सामने, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको यहां पे मिलेंगे।
और टॉपिक देखो क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी तो है देश में, हमने सब पढ़ लिया, पॉवर्टी लाइन और कम हुई है, बढ़ रही है, घट रही है, वो सब देख लिया, लेकिन व्हाट वाज द रूट कॉज, ठीक है, विच कॉज्ड पॉवर्टी, गरीबी अगर है देश में तो क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, समझ रहे हो। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक ट्राई टू कनेक्ट, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब मैं आपको एक एक करके सारे डायमेंशंस दिखाऊंगा। तो देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। अब गरीबी का कोई एक कारण नहीं रहा है कि बस लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग गरीब हैं, तो लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज, नंबर ऑफ कॉजेज में जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला क्या है, जैसे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स जो आए थे ना, तो ब्रिटिशर्स गोच की तरह आए थे, गोच एक वो छोटा सा ऐसा रहता है, क्या कहेंगे उसे, रेप्टाइल ही कहेंगे शायद, ठीक है, वो चिपक जाता है और खून पी जाता है पूरा, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो रहा। क्यों बहुत लो रहा, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ ना, उस समय डेवलपमेंट जैसा कुछ था ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन शब्द लिखा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ और जिसके चलते लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं था ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो हमें कैसे छोड़ के गए थे, वो हमें छोड़ के गए थे बिना खाने के, बिना पैसे के, जहां भुखमरी थी, जहां रिसोर्सेस का अभाव था, जहां लोग मर रहे थे, ऐसी स्थिति में वो हमें छोड़ के गए थे। तो आज अगर आप देख रहे हैं देश में गरीबी है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, तो उसकी रूट्स को अगर ट्रेस करोगे तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसलिए जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, शशि थरूर है, वो लोग बोलते हैं, ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर इंडिया की स्थिति अगर खराब है तो उसके पीछे का एक कारण ये भी है, ठीक है, अगर लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है तो ब्रिटिशर्स उसके पीछे का कारण है, ठीक है, फाइन। अब उसके बाद में क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या कर दिया था सर, तो ब्रिटिशर्स ने रिसोर्सेज ले गए, वो चीज अलग है, उसके बाद में जो हमारा सिस्टम था उससे पूरा डिस्टॉर्ट करके चले गए वो, ठीक है। तो डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिस्करेज, ठीक है। तो डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, तो हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था, ठीक है, जिसमें हम रिच हैंडीक्राफ्ट बनाते थे और जो कह सकते हैं यूरोप के एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे उन्हें बेचते थे, वो पूरा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट तो तोड़ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए जहां से रॉ मटेरियल ले जाना स्टार्ट कर दिया था, वो सब कुछ हो रहा था, ठीक है। 10th हिस्ट्री में और पढ़ोगे अच्छे से। और उसी के साथ साथ एक समस्या ये भी कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी ना, उन्हें ग्रो करने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ रहे थे अगर इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाएगी तो उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सिस्टमैटिकली इकोनॉमिकल डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिला था, इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला था। तो जब इंडस्ट्री नहीं थी, अब वो तो देश को आजाद करके चले गए कि अब समझ लो अपना, लेकिन जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी तो हमारे पास जॉब कहां से होगी, जॉब की कमी थी, जॉब की कमी थी, लोग कैसे घूमेंगे फिर, बेरोजगार, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था। अब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था तो उसके चलते क्या हुआ, देखो जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप कंट्री में इनकम ही जनरेट नहीं होगी ना, तो लो ग्रोथ रेट एंड इनकम जनरेट नहीं हो रही है, इनकम जनरेट नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो ग्रोथ रेट कम रहेगा, ग्रोथ रेट कम रहेगा। और उसके ऊपर गरीबी में गीला आटा क्या हो गया, ठीक है, गरीबी में गीला आटा हमारा ऐसा हो गया कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, फूट रहे थे लोग एक तरह से, ठीक है। तो पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग। अब समझना यहां पे क्या हो रहा है, तो we failed on the front of economic development and income generation. At the same time there was an increase in the population. अभी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो इस बढ़ती पॉपुलेशन के कारण क्या हुआ, इस बढ़ती पॉपुलेशन के कारण पहले ही घर में खाने को नहीं, ऊपर से 4 लोग और बढ़ गए, तो आप समझ रहे हो क्या स्थिति होगी कि पॉवर्टी वाइड स्प्रेड तरीके से फैलेगी ही फैलेगी। क्लियर हुआ, ठीक है। एंड दिस क्रिएटेड अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, और इसने एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी बना दिया यहाँ पे आपको एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी ऐसी वाली साइकिल नहीं है। साइकिल मतलब क्या है कि हमारे पास पहले ही इनकम नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ऊपर से लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते लोग क्या कर रहे हैं और उस परस इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ के पूरा घुमा फिरा के बन सकता है आंसर। एक कॉज ये आप लिख सकते हो बहुत अच्छा कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्रिएटेड द अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर अस। ऐसी सिचुएशन हमारे लिए बन गई यहाँ पे, ठीक है। डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिस्करेज वगैरह वगैरह करके पूरी कहानी हो गई यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में आपने एक पार्ट ये लिख दिया। दूसरा अगर आगे बढ़ते हैं तो फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, वाज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। अब क्या है कि नो डाउट क्या हो रहा है कि जैसे जब चलो सर इंडिपेंडेंस मिल गई, 10 साल 20 साल में स्थिति सुधरेगी तो सही, सुधरी स्थिति, ठीक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा, जैसे अगर आप देखेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज आई जहां पे प्रोडक्शन बम्पर प्रोडक्शन हुआ। और इसी कारण से आप जैसे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी वाला जो टॉपिक पढ़ा है तो आपने उसमें देखा कि पंजाब हरियाणा में क्या है, पॉवर्टी फिर भी रिलेटिवली लो है। कारण ये है कि वहां पे क्या है, बूम जो हुआ ना प्रोडक्शन का, तो उसने क्या करा, लोगों की इनकम बढ़ाई, ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया।
खेती तो उड़ीसा में भी की जा सकती थी, सेंट्रल इंडिया में भी की जा सकती थी, छत्तीसगढ़ में भी की जा सकती थी, लेकिन वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फ्रूट्स रहे, ठीक है, जो उसका एडवांटेज रहा, इट वाज लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया ओनली एंड नॉट ऑल ओवर द इंडिया। और जिसके चलते क्या है, बात वही रह गई कि पॉवर्टी कुछ सेक्शन में बढ़ गई और कुछ सेक्शन में कम हो गई, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी यहां देखने को मिली। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक कारण हो गया। दूसरा क्या है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स थे वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब तीसरी चीज क्या है, अब तीसरी चीज, जब गांव में गरीबी थी तो लोग गांव से माइग्रेट करके किधर आ गए, शहर की तरफ, ठीक है। तो पीपल माइग्रेटेड टू सिटीज एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन सिटीज। ये वाला पॉइंट समझ लो, ठीक है। एक आप कॉज ऑफ पॉवर्टी ये लिख सकते हो कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज पीपल लिव्ड अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्हिच क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर देम, ठीक है, व्हिच क्रिएटेड पॉवर्टी। कैसे है ये मैं समझाता हूं। अब क्या हो रहा है ना कि जब लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी बस उन्हीं का इंतजार कर रही थी, गाना बजाएंगे पीछे आइए आप ही का इंतजार था। वो जो वो जो माइग्रेंट्स आए हैं गांव से शहर में, वो अब काम ढूंढेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए लेके आए कि आराम से अपनी पहले पूरी व्यवस्था जमाएंगे, घर भर ले लेंगे सब कुछ और फिर काम ढूंढने जाएंगे, ठीक है। अब जब वो आते हैं तो क्या है, सबसे पहले तो उनके पास काम मिलता नहीं, उनको लो लेवल ऑफ स्किल्स, ठीक है, डेवलपमेंट, जो उनका खुद का भी डेवलपमेंट इतना नहीं था, काम भी उनको क्या काम मिलेगा, मैनुअल वर्क ही मिल सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज थी नहीं ज्यादा, तो इंडस्ट्रीज फेल टू प्रोवाइड देम जॉब, ठीक है। पीपल माइग्रेटेड एंड स्टार्टेड डूइंग अनऑर्गेनाइज्ड जॉब। अब जब इंडस्ट्रीज जॉब नहीं दे पा रही थी तो लोगों ने फिर कुछ भी काम करना चालू किया। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे चैप्टर के समझने के पर्सपेक्टिव से, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड जॉब में क्या आ जाएगा, वो ठेला धका रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, रिक्शा पुलर बन गए हैं, वो एक स्ट्रीट वेंडर बन गए कि सड़क पे सामान बेच रहे हैं। तो इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट करना कि जब लोग आए माइग्रेट करके, इंडस्ट्रीज फेल हो गई जब उन्हें जॉब देने में, तो इंडस्ट्रीज थी नहीं और जो थी वो सबको जॉब दे नहीं सकती थी, और इसके चलते पीपल स्टार्टेड डूइंग अनऑर्गेनाइज्ड जॉब। अब अनऑर्गेनाइज्ड जॉब में ऐसा भी नहीं कि करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, इनकम लो रहती थी। अब जब कम पैसा है तो वो क्या करेगा, मतलब ऐसी जगह पे घर लेगा जहां घर सस्ता पड़ जाए, ठीक है, स्लम्स वगैरह डेवलप होते चले गए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहेगा उतना अच्छा नहीं रहेगा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, घूम रहे हैं, चोरी वोरी हो रही है, ये सारी चीजें हो रहा है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, समझना चीजों को, इंडस्ट्रीज ने जॉब दे नहीं पाई, लोगों ने अनऑर्गेनाइज जॉब उठाना स्टार्ट किया। अनऑर्गेनाइज जॉब में पैसा नहीं था तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था, कमजोर था, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चलते पॉवर्टी बड़ी ही है, ठीक है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, माइग्रेशन, एंड माइग्रेशन से पॉवर्टी तक का आपको पूरा का पूरा रास्ता मैंने समझा दिया। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया ब्रिटिश टाइम पीरियड में पॉवर्टी बढ़ी, उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, उसके रिजल्ट्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, दैट बिकेम अ कॉज फॉर द पॉवर्टी, ठीक है। माइग्रेशन बिकम द कॉज फॉर द पॉवर्टी कह रहा हूं, पॉवर्टी। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे देखोगे तो इनकम इनइक्वालिटीज भी एक कारण बनी। जैसे आपने इंटर स्टेट डिस्पैरिटी देखा ना, वैसे स्टेट के अंदर भी लोगों के बीच में इनकम डिस्पैरिटी आपने को देखने को मिलेगी। क्या कि कुछ लोगों के पास में जमीन है, धनाट्य है, बहुत पैसा, कुछ लोग जो हैं तो उनके पास पैसा ही नहीं है। तो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज इज अनदर रीजन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। गरीबी का एक कारण ये भी बना कि ह्यूज लेवल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है। फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म एक तरह से फेलियर रहा। लैंड मतलब ये प्रयास किया गया था जैसे आजादी के बाद में, जैसे वेस्ट बंगाल का हमने देखा कि वहां पॉवर्टी क्यों रिड्यूस हो पाई, पता है, क्योंकि वहां पे लैंड रिफॉर्म बहुत सक्सेसफुल रहे। लेकिन कंट्री में जो दूसरे स्टेट्स में प्रयास किया गया तो वहां पे लैंड रिफॉर्म उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहे, तो अलग अलग सोशल और रीजनल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उनके चलते वो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जो विजन था कि सभी को जमीन दे देंगे तो सभी लोग अपना अपना काम करेंगे, लेकिन जब सभी को जमीन नहीं मिल पाई तो वो लैंड रिफॉर्म का फेलियर एक पॉवर्टी का कारण बना और इनइक्वालिटीज देखने को मिली आपको, ठीक है। अब जब क्या होता है कि लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज रहेगा, लैंड रिसोर्सेज की कमी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म हो नहीं पाया, लोगों के पास जमीन नहीं है, लोग लैंडलेस लेबर है, तो वो वही वाली बात है, फिर क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड जॉब्स को पकड़ेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड जॉब को पकड़ने के बाद में कम पैसा कमाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहेगा, अगेन पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज जो रही है वो क्या बनती है, पॉवर्टी का एक कारण बन जाती है। इनकम इनइक्वालिटीज पॉवर्टी का एक कारण बन जाती है। सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे सोशो कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सोशो कल्चर और इकोनॉमिक, अब देखो आप बोलोगे सर वो आ गया सोशो इकोनॉमिक, नहीं, यहां पर तो सच में लिखना है आपको कि पॉवर्टी का सिर्फ ब्रिटिशर्स से संदर्भ नहीं है, सिर्फ फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म से संदर्भ नहीं है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर पॉवर्टी देखने को मिल रही है आपको, तो इंडियन कंटेक्स्ट में पॉवर्टी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इंडियन कस्टम्स, इंडियन सोशो इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर्स उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब जैसे क्या हो रहा है, जैसे आप देखेंगे, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है, डोंट फील ऑफेंडेड। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज,
पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग दी वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अब आप शादी को समझो, देखो मैं शादी के कोई अगेंस्ट में नहीं हूं ऐसा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। क्या होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे अगर आप समझेंगे तो एक जो पिता रहता है वो अपने जीवन भर की पूरी पूंजी जो है अपनी बेटी या अपने बेटे के ब्याह में, ठीक है, मतलब शादी में लगा देता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो कि वो पूरी पूंजी उसने वहां लगा दी और कल को कई फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाती है ना, तब उसके पास में क्या रहेगा, तब उसके पास में कर्ज लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इनफैक्ट वो शादी भी कर्ज लेके करता है, ठीक है, इनफैक्ट वो शादी भी कर्ज लेके करता है। तो इंडिया में जो सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, बढ़िया है, शादी में कोई झंझट नहीं है, चर्च में जाना है, शादी कर लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें जैसे अगर आप देखोगे सोशल ऑब्लिगेशन से दहेज देना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिलीजियस सेरेमनीज की अगर जैसे बात करें तो उसमें क्या है कि बच्चा पैदा हुआ तो ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, पच आ रहा है, ठीक है, जनेऊ संस्कार हो रहा है, जिससे मृत्यु के बाद में मृत्यु भोज, देखो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब क्या होता है, अब किसी के पास पैसा ही नहीं है, कोई गरीब है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी माता जी या फिर पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 101 ब्राह्मण को भोज करवाना पड़ेगा। तो वो क्या है, कस्टम्स आर गुड, कस्टम्स आर गुड, दे आर आर आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम हमारे कस्टम्स हमारे कल्चर को भूल जाएंगे तो फिर लालत है हम पे। लेकिन वो कस्टम्स और कल्चर्स अगर किसी को दबा दे रहे हैं, किसी को परेशान कर दे रहे हैं, किसी को परस्त कर दे रहे हैं, ठीक है, वो पॉवर्टी का कॉज बन रहे हैं, तो एक सोचने वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है क्या कि हमारे जो सोशो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स है, तो जिसके चलते क्या जैसे आपको देखने मिल रहा है, सोशल ऑब्लिगेशंस होती है, रिलीजियस सेरेमनीज होती है, दे आर पुशिंग पीपल इनटू द पॉवर्टी, ठीक है। तो जो बहुत गरीब लोग हैं उन्हें भी पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे पैसा हो या ना हो, ठीक, चाहे पैसा हो या ना हो। तो अब जैसे अब किसी के यहाँ मृत्यु होती है, किसी की, एक मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वो बता रहा हूं, तो अगर वो गरीब परिवार से बहुत ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, उस इंसान के ऊपर, मतलब उस इंसान के ऊपर दुख तो एक ये है, मान लो कोई एक फैमिली में जो हस्बैंड था, जो मेल वर्किंग इंडिविजुअल था, जो पैसा कमा के लाता था, उसकी मृत्यु हो गई है। तो अब क्या होगा कि मृत्यु हो गई, वो दुख अलग है, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा, वो दुख अलग है। उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा उसकी फैमिली के ऊपर, क्या वो उसका पूरा अंतिम संस्कार उस तरीके से करे, इतने लोगों को खिलाना है, वो करना है, ब्राह्मण को इतने दान देना है। तो वो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, इंसान को सोशो रिलीजियस रिचुअल्स जो है वो फंसा दे रहे हैं किस चीज में, और फंसा दे रहे हैं पॉवर्टी के ट्रैप में, ठीक है। तो इसको होलसोल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश करना। क्लियर हुआ। अब फिर जैसे आप देखोगे, एक क्या, स्मॉल फार्मर्स नीड टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव any savings, they borrow, ठीक है, and when they borrow this they are unable to repay because of poverty, they become victim of indebtedness, ठीक है। indebtedness मतलब क्या है कि वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अब उन्हें खेती करना है, खेती करने के लिए क्या करेंगे, वो कर्ज लेंगे, क्योंकि पैसा सेविंग्स नहीं रहती उतनी। अब वो कर्ज लिया है, लेकिन वो कर्ज अगर वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेती तो क्या एक तरह से अगर फसल हो गई तो रीपे कर देंगे, फसल नहीं हो पाई तो फिर रीपे कहां से करेंगे। तो उसके चलते क्या है, when they are unable to pay because of poverty, वो गरीब है इस कारण से पे भी नहीं कर पाएंगे। यहां पर देख लो, गरीब है इस कारण लोन लेना पड़ रहा है। अब वो गरीब है तो ज्यादा पैसा है नहीं उनके पास, तो लोन रीपे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हर लोन सक्सेसफुल थोड़ी ना होता है। क्लास 10 में आप एक चैप्टर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, मनी एंड क्रेडिट, वहां पे और चीजें समझ में आएगी, ठीक। तो उस तरह से क्या होगा, उस तरह से जैसे आप देखेंगे तो इंडेप्टेडनेस मतलब कि वो कर्ज के जाल में फंस गए हैं, ठीक है। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस इन बोथ is both the cause and effect of poverty, ठीक है। कॉज भी पॉवर्टी का वही है कि वो कर्ज लेकर बैठा है, और वो कर्ज लेकर बैठा है इस कारण से वो और गरीबी में धंसता चले जाएगा, ठीक। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, आई होप आपको समझ में आया, सम ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आंसर बनेगा, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लेन। तो आप उसमें लिख सकते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड की कहानी लिख सकते हैं, ठीक है, हमारी किस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं करने दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं, माइग्रेशन के बारे में, ठीक है, फेलियर्स ऑन द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कह सकते हैं क्या, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, विलिंगनेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, या फिर फेलियर ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। देखो पॉलिसीज हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन क्या करता है, उसको सक्सेसफुल या फेल बना देता है, और वही हुआ है यहाँ पे लैंड रिफॉर्म के चक्कर में। सोशो इकोनॉमिक कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती है, ठीक है, तो दे आर बिकमिंग दी कॉज फॉर पॉवर्टी। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। अब सवाल ये आता है, देखो वही वाली बात है, समस्या तो है, समस्या को अगर लेकर बैठे होगे तो रोते रहोगे, समाधान पे फोकस करो। तो हाउ पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है, पॉवर्टी एलिमिनेट कैसे की जा सकती है। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स वाला जो पार्ट है, ये आपको बताता है कि गरीबी तो है, लेकिन उस गरीबी को खत्म करने के लिए क्या किया गया है, कैसे खत्म की जा सकती है। तो यहां पे एंटी पॉवर्टी मेजर्स की बात की गई है। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स पर जैसे देखोगे तो द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट इज
बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स, ठीक है। अब क्या है, जो करंट गवर्नमेंट की जैसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट दो तरीके से क्या कर रही है, पॉवर्टी को खत्म करने का काम कर रही है। कैसे खत्म करने का काम कर रही है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए और दूसरी चीज है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाया जाए। देखो बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ के आखिरी तक समझ नहीं आता है। मैं आपको दो शब्दों में चीजें समझा दूंगा कि व्हाट आर एंटी पॉवर्टी मेजर्स, मतलब कि पॉवर्टी को जैसे एंटी वायरस होता है ना, जैसे एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को खत्म करने वाला। पॉवर्टी को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट दो तरीके से खत्म करने का प्रयास करती है। एक तो क्या है, पॉवर्टी कहां जा रही पकड़ो जरा मतलब टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो मतलब जो गरीब है उसे गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। और दूसरा इन जनरल क्या है कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम इकोनॉमी को ही आगे बढ़ाएं। जब इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे तो जो पीछे है वो भी अपने आप खींचा चला आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा है कि इकोनॉमी ग्रो कर गई मान लो, लेकिन अब क्या है कि कुछ वल्नरेबल सेक्शन है जो पीछे रह गए, तो फिर क्या है, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाया जाए कि हाँ सिर्फ उस इंसान को जो पीछे रह गया उससे उठा के आगे लाया जाए, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? तो उस तरह से प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1980s के पहले बहुत लो रही, ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ देश में, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, हमारे यहाँ खुद इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हुई, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी शुरुआती समय में बहुत लो रही और उस कारण से पॉवर्टी ज्यादा रही। फिर क्या होता है, लेकिन आफ्टर 1990s में जब हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, ओपन कर दिया, तब क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत फास्ट हो गई। एट टाइम 6%, 8% तक हमने क्या देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा कि हर साल 6%, 8% की स्पीड से क्या इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन। अब ये चीज आपको समझना होगा, एंटी पॉवर्टी मेजर में क्या हो रहा है कि व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग ऑटोमेटिकली द पॉवर्टी विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में पैसा आ रहा, तो वो पैसा कहां जाएगा, लोगों को ही मिलेगा ना, लोगों को मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि विद द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन। इज दैट क्लियर? इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये एक स्ट्रैटेजी रही कि इकोनॉमी को ग्रो करवाओ। इकोनॉमी जब ग्रो होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट ये होगा, विद द ग्रोथ इन इकोनॉमी पॉवर्टी इज बाउंड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। ये एक तरीका रहा कि इंडस्ट्रीज लगाई जाए, ये एक तरीका रहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाया जाए, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि चलो इकोनॉमी ग्रो करके लेकिन कुछ लोग छूट गए, ठीक है, कुछ लोग छूट गए। कुछ लोग ऐसा है कि जब इकोनॉमिक, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जरूरी थोड़ी ना कि हर इंसान को फायदा हुआ होगा। तो अब जो पीछे रह गए अब उनकी पॉवर्टी खत्म की जाए, तो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए गए, ठीक है। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब जिनका ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, ये आपने इन जनरल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो रह गए तो आपने क्या बोला, भैया जिन लोगों को सामान नहीं मिला है वो पीछे वाले गेट से आओ, उनके हम सामान दे देंगे, ठीक है। मतलब जिन लोगों की गरीबी खत्म नहीं उनको हम ऐसे गरीबी, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाएंगे। तो क्या है टारगेटेड, जैसे अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए जिससे पॉवर्टी को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए गए। घबराओ नहीं, एक एक करके सारे समझाऊंगा क्योंकि एग्जाम में लिखने को आते हैं और ये वाला फेवरेट हो जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जो है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स आउट ऑफ विच महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। एक्सप्लेन, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो अब आप इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके चलते गवर्नमेंट क्या एम करती है, गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर में क्या हो, कम से कम 100 दिनों का काम सरकार देगी। बाकी दिन क्या करेंगे सर, 365 दिन है, खुद भी तो कुछ कर रहे होंगे, तो खुद भी कुछ कर रहे होंगे और 100 दिन ऊपर से गवर्नमेंट काम देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको 100 दिन काम देगी, इसका मतलब क्या है कि लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी है, तो गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अब गवर्नमेंट क्या काम देगी, आके बैठ में ऑफिस का काम करो, नहीं, गवर्नमेंट ऐसा काम थोड़ी देगी। यहाँ पे तो क्या है, जैसे आप देखेंगे रूरल हाउस होल्ड में
अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं, विमेन जो हैं, ठीक है, उन लोगों को काम दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी सोच रही होगी कि काम क्या दे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। जैसे ये जो समस्याएं हैं, क्या कॉज ऑफ ड्रॉट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, तो तालाब वगैरह बनवाना, प्लांटेशन करवाना, ठीक है, इस तरह के काम जो लैंड और लैंड की प्रोडक्टिविटी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी मदद करे, इन तरह के कामों को प्रेफरेंस दिया गया मनरेगा के अंदर। मतलब 100 दिन गवर्नमेंट काम देगी और ऐसे काम देगी आपको जिससे आप क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उन्हें खत्म किया जा सके, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है, तालाब बनवाना, फिर उसके बाद में क्या रोड बनवाना, ये सारे काम, ठीक है, पेड़ लगवाना। अब इसके अंदर एक प्रोविजन क्या था मनरेगा के अंदर, देखो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है, इसके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख के दिए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। एक तिहाई, मतलब मान लो कि जितना भी काम देना है उसका एक तिहाई काम विमेन के लिए रिजर्व कर दिया है। विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। मनरेगा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑन पेपर इफ वी सी। आपने इन्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया, आपने विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या, जो सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन है ना, तो द शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन पर्सन, ठीक है, डेज इन स्कीम आर 23%, 17% एंड 53%। तो इस तरह से क्या है, विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबके लिए रिजर्वेशन कर दिया कि हर सेक्शन के इंसान को काम मिले, ठीक। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-7 टू 132 इन 2013-14। तो 2013-14 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 132 रुपया जो है वो एवरेज वेजेस रहती है। तो ये मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। और रिसेंटली अगर जैसे देखोगे मार्च 2018, तो द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैज बीन रिवाइज्ड state wise. The range of wage rate of different states and union territories lies between 281 per day for the workers in Haryana to 168 per day for the workers in Bihar and Jharkhand. अभी जो वेज रेट है तो ये रिसेंटली और रिवाइज हुआ है, तो उसमें वो बताया गया कि कहीं कहीं 281 रुपए तक मिल रहा है और कहीं कहीं 168 रुपए 168 तक मिल रहा है। अब बोलोगे सर ये डिस्पैरिटी क्यों, तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ओवर देयर। हरियाणा में जैसे आप देखेंगे तो क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो वहां ज्यादा मिल रहा है वहां के वर्कर्स को, ठीक है। अब वैसे ही बिहार झारखंड हो रहा है तो वहां पे वहां के वर्कर्स को कम पैसा मिल रहा है, ये कहानी है, ठीक है। अब इसमें क्या समझे आप, इसमें क्या सीखे आप, तो मनरेगा के बारे में आप लिख सकते हो बहुत अच्छी तरह से, एक एंटी टारगेट मतलब एंटी पॉवर्टी या फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, ठीक है। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, प्रोडक्टिविटी लैंड के बढ़ाने पे फोकस कर रहा है, सोशल एम्पावरमेंट में देखने को मिल रहा है आपको, विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सारी चीजों को, और एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं ना, एक जस्टिफाइबल कह सकते हैं रेम्यूनरेशन जो है वो वर्कर्स को दी जा रही है ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो ये एक टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम हो गया मनरेगा, ठीक है। मनरेगा के बारे में लिख लोगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपको सारे मिल जाया करेंगे। और क्लियर हुआ। फिर क्या है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में क्या है, इट वाज स्टार्टेड इन 1993। देखो द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट की गई है एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग रोजगार, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो पढ़ लिख लिए सब कुछ हो गया लेकिन बेरोजगार है, तो ऐसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उन्हें क्या देने के लिए, उन्हें जैसे अगर आप देखेंगे उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। क्लियर हुआ। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है ना, इन्हें कैसे गवर्नमेंट रोजगार देगी, कोई टोपी थोड़ी ना पहना देगी रोजगार की, यहाँ पे उन्हें मदद की जाएगी कि आप स्मॉल बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज वगैरह चालू करो, आप खुद भी रोजगार पालो और दूसरों को भी रोजगार दो। तो इस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडी वगैरह ये सारी चीजें, सो दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात मेरे मन में बहुत देर से कूद रही है तो मैं आपको बता देता हूं, सुनो मेरी बात। ये जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं वन शॉट वाले, तो ऐसे आपको क्लास 9 को आपके टर्म 2 एग्जाम के पहले पहले सारे मैं दे दूंगा, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है बस, क्या कि नया चैनल है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि सर कहाँ है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस चैनल विथ योर क्लासमेट्स, फाइन। चलो, तो दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया। बच्चों को यहाँ पे एक डाउट क्या रहता है, एक डाउट आप लोगों को ये रहता है सर ये याद सब रखना पड़ेंगे क्या। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अब 5-6 चीजें हैं बस, तो चलते फिरते आपको ध्यान रहना चाहिए कि हाँ एक मनरेगा पढ़ा था, एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पढ़ा था, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पढ़ा था, तो उसमें डेट्स उतनी जल्दी जरूरी नहीं कि हर बार आपको पहले डेट याद करना पड़ेगा। क्रक्स ध्यान कर लो कि हाँ इसमें क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात की गई थी। इसमें क्या है, 1995 में लॉन्च किया गया, प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स
अब लिखा है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो आप आंसर में लिख सकते हो क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पे फोकस किया जाएगा। अब इसमें स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि टारगेट रखा गया कि 25 लाख न्यू जॉब्स has been set for the program under the 10th 5-year plan। 10th 5-year plan के अंदर में क्या है कि ये टारगेट रखा गया कि विद द हेल्प ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हम 25 लाख जॉब जो है वो क्रिएट करेंगे। आगे समझ में, ये कहानी थी। फिर क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ग्राम स्वरोजगार मतलब क्या है कि लोग, एक कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है कि लोग माइग्रेट होकर शहर में आ जा रहे हैं, तो अब यहां पे आपको ग्राम में ही, गांव में ही मतलब लोगों को क्या देना पड़ेगा, जॉब देना पड़ेगी। तो इट वाज लॉन्च इन 1999। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज above the poverty line by organizing them into self help group through a mix of bank credit and government subsidy। मतलब कि रूरल एरियाज में लोग जो है उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है, और कैसे लाएंगे, तो ग्राम स्वरोजगार योजना, तो हम वहीं गांव में उनको स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब क्या है कि यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे होंगे, तो लोगों को इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना बना के दिए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या है कि 10th क्लास में और पढ़ोगे आप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि लोग जो है आपस में इकट्ठे होके खुद के लिए खुद की मदद खुद से कर रहे हैं। कैसे, तो उन्होंने कोई छोटा बिजनेस चालू कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक क्रेडिट, बैंक से उन्हें लोन दिलवाया जाता है या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। तो इस तरह से क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे फोकस किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। फिर क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब ग्रामोदय मतलब ग्राम का उदय हो, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईयर में लॉन्च की गई थी। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कुल मिला के ये जो 2000 में ये जो स्कीम या फिर ये कह सकते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो रूरल लेवल पे जो कह सकते हैं पॉवर्टी उसे खत्म करने के लिए ग्रामोदय योजना, कि ग्राम जो है वो अपने आप डेवलप हो, अपने आप तो होगा नहीं, तो गवर्नमेंट जो है क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से गरीब गांव है, उन्हें किस तरह से ग्रो किया जाए। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद एक और है अंत्योदय अन्न योजना। वो क्या है, जो चैप्टर 4 है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें बहुत डिटेल में बताई गई है, लेकिन मैं आपको क्रक्स दे देता हूं। तो अंत्योदय अन्न योजना में क्या है कि जो सबसे पीछे रह गए लोग, ठीक है, जो गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उन्हें बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या दिया जाने लगा, ग्रेन्स दिया जाने लगा। 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, इस तरह से सामान बहुत सस्ते दरों पे दिया गया, ताकि वो क्या है, ताकि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो भूख के कारण ना मरे। ठीक है, तो ये आपको क्या है समझ में आया, ये टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स थे। कौन कौन से थे एक बार करेक्ट करें। तो देखो, चैप्टर का एक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, जो डेटा वाला था। फिर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी देखी, तो पॉवर्टी है, अब पॉवर्टी को खत्म कैसे किया जा सकता है, 2 तरीके हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला जाए। तो मनरेगा हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना हो गया। ये कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए गए। अब सवाल, सर प्रोग्राम तो चले, लेकिन प्रोग्राम्स का आउटकम क्या निकल के आया, सक्सेसफुल रहे नहीं रहे, ठीक है, दैट इज द मैटर। ठीक है, व्हाट वाज द रिजल्ट। तो आउटकम की अगर हम बात करें ना, तो द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड है मतलब क्या है कि नहीं, ऐसा वाला है, ठीक है, मिक्स्ड है। ठीक है, मिक्स्ड है मतलब क्या है कि सक्सेस भी दिखी है, फेलियर्स भी दिखे हैं। क्लियर। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। अब टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे मैंने आपको अंत्योदय अन्न योजना का बताया कि अनाज जो है कम दाम पे दिया जाएगा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। लेकिन अब हो क्या रहा है, तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था कि सबसे गरीब इंसान जो है उसे कम दाम पे खाने का सामान मिल जाएगा, तो भूख के कारण तो नहीं मरेगा वो। लेकिन क्या हो रहा है, लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। तो जो सरपंच था उसने अपने सारे रिश्तेदारों को अनाज बंटवा दिया, बोल दिया अनाज खत्म हो गया। तो प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो पा रही कि किसे जरूरत है, किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस कारण से क्या आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिले। ठीक है, मोर ओवर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स है बहुत सी बार। ठीक है, अब जैसे ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया या फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, तो ओवरलैपिंग, ये भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ये भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है। जिसे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उसे नहीं मिला और लोग 2-2 जगह से मजे ले रहे हैं। मनरेगा में भी एम्प्लॉयमेंट ले लिया, ठीक है, रोजगार स्कीम में कोई ऑप्शन था वहां से भी रोजगार ले लिया। ठीक है, तो स्कीम्स ओवरलैपिंग है। मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स कह रहा हूं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कंफ्यूज है कि किस स्कीम में कौन आएगा, कौन एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है। तो एट टाइम्स क्या है कि बहुत सारा, देखो एक तो क्या है कि आप लाइन बंद चलो कि आपको पता है ये करना और इसी पे काम कर रहे हैं बस। जैसे आपको पता है आप क्लास 9 में तो भी फोकस करो, टर्म टू एग्जाम अच्छे से देने, बाकी दूसरी चीज बाद में सोचेंगे हम। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप बोलो ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मैं गेमर भी बन जाऊं, ये भी बन जाऊं, तो वो क्या है, वो मल्टीटास्किंग एट टाइम्स मेक्स
यू नथिंग, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। मोर ओवर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, ठीक है। स्कीम बहुत समय आपको ओवरलैप होते देखने को मिलेगी। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुल्ली रीच टू दी डिजर्विंग पुअर। तो इंटेंशंस आर गुड एंड प्योर, लेकिन जो ट्रूली डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उन तक स्कीम्स के बेनिफिट नहीं पहुंच पाते हैं। Therefore, the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty alleviation programs. Rather than having multiple poverty alleviation programs, you must focus on 2 or 3 poverty alleviation programs और ये फोकस करो कि उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जैसा आपने पेपर पे बनाया वो ऑन ग्राउंड वैसा जा रहा हो। सो ये आपको लिखना है कि मतलब क्वेश्चन देखो किसी तरह से आ सकता है कि देयर आर मल्टीपल टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दोस प्रोग्राम्स। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आउटकम्स कुछ इस तरह से एंड हाउ कैन दोस ड्रॉबैक्स बी ओवरकम। तो ओवरकम ऐसे किया जा सकता है कि उन एम्फेसिस किस चीज पे किया जाए, rather than having multiple programs, focus on proper monitoring and proper implementation of few workable poverty alleviation programs। आया समझ में कि जिनसे कुछ रिजल्ट मिल सके, उन चीज पे फोकस किया जाए rather than expanding the things। क्लियर हुआ? तो यहां पे ये आउटकम था। अब क्या है, अब जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, वो लास्ट टॉपिक क्या है देखो, वो लास्ट टॉपिक है दी चैलेंजेस अहेड। आपने पॉवर्टी को समझा, पॉवर्टी को डेटा वाले पार्ट पे देख लिया सब, पॉवर्टी लाइन, एस्टिमेशन, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आपने रूट्स को समझने की कोशिश करी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें। देखो अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, बताना, मन में जवाब देना, मन में जवाब दे दो, मैं पढ़ दूंगा, हम मन से जुड़े हुए हैं। जब चैप्टर पढ़ लिया ना आपने पूरा एक साथ, वन शॉट में भी शायद 1-1.5 घंटा हुआ है कुछ, ठीक है। अब जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, तो क्या आप ब्रॉड टॉपिक्स को रिकॉल कर पाते हो जिस तरह से चुटकी बजा के अभी हमने कर लिया कि हमने ये पढ़ा चैप्टर में। अगर आप ब्रॉड टॉपिक्स को चैप्टर पढ़ने के तुरंत बाद रिकॉल कर पा रहे हो, भाई साहब आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। और दीदी लोग आप भी, क्यों? क्योंकि जब आपको एक पूरा जाल समझ में आ गया चैप्टर का कि क्या है आखिरकार चैप्टर में, तो ब्रॉड टॉपिक्स को रिविजिट जरूर किया करो। आप में पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक बार चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते मैंने 10 बार चैप्टर को रिविजिट किया है। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक बोलते ना स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है दिमाग में, फिर रिवीजन आसान होता है। तो स्ट्रक्चर जरूर बनाया करो दिमाग में जब भी चैप्टर पढ़ते हो, कि हम आगे पार्ट तो है, पीछे सपाट तो नहीं हो रहा है, जो पढ़ के आए वो ध्यान भी है कि क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका दी चैलेंजेस अहेड। चैलेंजेस अहेड की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी नो डाउट हैज सर्टेनली डिक्लाइंड। नंबर दिखाई रहे ना कि 40 से हम 20-22% पे आ गए, तो पॉवर्टी तो डिक्लाइन हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है, ठीक है। डिक्लाइन हुई है, खत्म नहीं हुई है, स्टिल देयर आर पुअर पीपल। तो बट रिड्यूसिंग पॉवर्टी रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। और वही वाली बात है कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, एक मूविंग टारगेट की तरह। लास्ट पॉइंट इसी में है क्या कि आप आज मान लीजिए क्या है कि $1.90 पर डे सबको दे रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि वो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आपको उस हिसाब से और लोगों के लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा ना, लोगों के इनकम लेवल जो है वहां से उनको एम्पावर करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से क्या है कि नो डाउट पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड, बट रिड्यूसिंग पॉवर्टी रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, ठीक है। क्या चैलेंजेस यहाँ पे, जैसे अगर आप डिस्पैरिटी देखते हैं, डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है, रूरल और अर्बन एरियाज में डिस्पैरिटी है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने पॉवर्टी रिड्यूस कर दी, चलो मान लो कि आपने सबको पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले आए, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो लोग हैं तो वो गांव में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम है, और शहर में बहुत ज्यादा है। तो इंटरस्टेट डिस्पैरिटी जो है ना, वो फिर आपको खत्म करने पे फोकस करना पड़ेगी। तो एक तरह से क्या है कि पॉवर्टी इज अ एरिया, पॉवर्टी इज अ चैलेंज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी वर्कड ऑन कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। कुछ सेक्शन जो है, एक चैलेंज ये भी है, आपने चलो डिस्पैरिटी भी खत्म कर दी, तो कुछ सेक्शन हमेशा वल्नरेबल रहेंगे, जैसे शेड्यूल कास्ट जो है। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से खत्म पूरी तरह से नहीं हो सकता है। वहां पे आपको लोगों के दिमाग में, सोशल सेटअप में, माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा। तो वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप, कुछ सोशल ग्रुप्स वल्नरेबल है, उनके इंप्रूवमेंट पे फोकस किया जाए। सम ऑफ द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ पॉवर्टी आर दिस, कि डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए, कुछ सेक्शन जो वल्नरेबल है उनकी वल्नरेबिलिटी को खत्म किया जाए, एंड हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, तो ये तरीके हैं। ओवरकमिंग द चैलेंजेस वुड बी, ठीक है, ओवरकमिंग द चैलेंजेस वुड बी, ऐसे ऑफ को हटा दो, ओवरकमिंग द चैलेंजेस वुड बी पॉसिबल विथ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी, वही वाला जैसे एंटी पॉवर्टी मेजर्स में क्या है, एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रो करेगी तो आधी चीजें तो अपने आप इकोनॉमिक के साथ खींची चली आएगी, ठीक है। तो हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस,
Overcoming these challenges would be possible with higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education मतलब मुझे क्या लगता है पर्सनली, कितनी भी समस्या हो देश में पॉवर्टी की समस्या है, देश में डेवलपमेंट की समस्या है, देश में आप कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म है कि लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, देश में जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, कास्टिज्म है कि कास्ट जात के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, रीजनलिज्म है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सोल्यूशन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि एजुकेशन है। आप फ्री एलिमेंट्री अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे दीजिए, लोग अपने आप विकसित हो जाएंगे, ठीक है, लोग अपने आप विकसित हो जाएंगे। तो ओवरकमिंग दी चैलेंज वुड बी पॉसिबल विथ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। विमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इन सब पे फोकस किया जाए तो ऑटोमेटिकली आप क्या है, पॉवर्टी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दोगे। एक टाइम पे इंडस्ट्रीज कम होगी, चल जाएगा, लेकिन लोग शिक्षित होंगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, वो खुद से कुछ ना कुछ करेंगे, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बेहतर कर लेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज विच आर required to be worked upon to reduce or to overcome these challenges in front of poverty, ठीक है। तो पॉवर्टी के जो चैलेंजेस है which are coming with the poverty, ठीक है, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो इन चीजों पे फोकस करना होगा आपको, समझ में आया, इन सारी चीजों पे फोकस करना होगा। अब क्या हो रहा, आप जैसे आप यहां देखोगे तो एक समस्या ये भी है कि पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है ना वो लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की डेफिनेशन लिमिटेड कैसे है, इट इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। आपने डिफाइन कर दिया 1000 रुपए अर्बन एरिया में कैलोरी कंजम्पशन जो है उसका मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो है कि 1000 रुपए मिनिमम होना चाहिए। अब क्या है, मान लो कोई 1001 कमा रहा है तो वो कहने को पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया, लेकिन क्या उसकी लाइफ बहुत एकदम ऐसी हो गई मस्त, नहीं ना, संघर्ष आज भी है। कोई इमरजेंसी आ गई मान लो, अब वो जो आपने कैलोरी रिक्वायरमेंट को तो आपने तो मॉनेटरी कैलकुलेट कर लिया 1000 रुपए, लेकिन मान लो कल को कोई बीमार हो गया और उसके 4000 रुपए बीमारी में चले गए, ठीक है, बीमारी में चले गए फॉर एग्जांपल, तब तो उसका पूरा एस्टिमेट ही बिगड़ गया, वो तो एक महीने में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लिमिटेड डेफिनेशन जो है ना पॉवर्टी की, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। वी आर रिक्वायर्ड टू वाइडन दी होराइजन, हमें खुल के सोचना पड़ेगा कि जो मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल है ना उसको मिनिमम से हटा के रीजनेबल बनाया जाए, कि जिसमें लोग, जनता जनार्दन ये क्या कर सके, एक सस्टेनेबल और एक बोलते हैं ना रीजनेबल लाइफ जी सके, विच इज डिसेंट, विच इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन दी फैक्ट्स और नंबर्स कि हाँ 1000 रुपए 5000 रुपए, ठीक है, थोड़ा उससे बाहर जाके जैसे ऐसा देखा जाए कि चलो पैसे कितने भी कमा रहा हो लेकिन क्या उसके पास सोशल सिक्योरिटी है, कि समाज में मान लो क्राइम नहीं हो रहे हैं, रेप्स नहीं हो रहे हैं। तो पॉवर्टी में इन सारे एस्पेक्ट्स को भी, ठीक है, जो डेफिनेशन है उसे ब्रॉड करना होगा आपको। क्या, वी आर रिक्वायर्ड, देयर इज अ नीड फॉर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है उसे ब्रॉड किया जाए, ठीक है। पॉवर्टी को सिर्फ मेयर कैलोरी रिक्वायरमेंट तक सीमित ना रखा जाए, पॉवर्टी को सिर्फ इनकम या कंजम्पशन तक सीमित ना रखा जाए, उसे सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी से भी ऊपर उठा के ह्यूमन पॉवर्टी के कंसेप्ट पे लाया जाए। मतलब जैसे अगर आप उसे सिर्फ इनकम या कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से देखोगे ना तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। खाना तो हर इंसान खा ही ले रहा है, मांग के खा ले रहे हैं, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो मतलब वो गरीब नहीं है, चाहे वो मांग के खाए, नहीं ना, खाना तो हर इंसान को मिल ही जा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, जिसमें आप ये पूछेंगे, डू दे हैव एजुकेशन, डू दे हैव शेल्टर, डू दे हैव हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटीज, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो वी आर रिक्वायर्ड एंड वी शुड थिंक ओवर दिस दैट द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी शुड बी ब्रॉडेंड, ठीक है, होराइजन जो है उसे वाइड किया जाए, सोचने का समझने का नजरिया, पॉवर्टी को देखने का नजरिया ह्यूमन पॉवर्टी पे आए वो, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना सर क्या भाषण दे रहे हो, भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। वी आर रिक्वायर्ड टू थिंक इन दिस वे, ठीक है, हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। मतलब जैसे अब आप बोलोगे कि सर वो मिनिमम से, अब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपकी तरफ से ये आ सकता है क्या कि सर ऐसे तो फिर आप क्या है कि इंसान की जो नीड है, मनुष्य की चाह जो होती है, इच्छा जो होती है, उसका कोई अंत नहीं है। आज पॉवर्टी आपके लिए है कि यार आज काश घर होता तो पॉवर्टी से ऊपर आ जाता, ठीक है, घर होता तो पॉवर्टी से चलो ऊपर आ गए, घर दे दिया आपको, फिर आप सोचेंगे कार होती, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, काश मेरा बिजनेस होता, तो और आप बोल दो मेरे पास बिजनेस नहीं, कार नहीं, मैं गरीब हूं, ठीक है। तो वो ह्यूमन जो कहते हैं ना क्या
कि एक्सपेक्टेशंस और मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस के बीच हमें कहीं ना कहीं व्हाट इज नेसेसरी उस चीज पे फोकस करना होगा, ठीक है। और इस सेंस में क्या है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, वो एक मूविंग टारगेट की तरह है कि जो नेसेसरी है वो आदमी को मिलना चाहिए, मिनिमम क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, उन सारी चीजों से बाहर जाके जो नेसेसरी है वो मिलना चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आप पॉवर्टी का, ह्यूमन पॉवर्टी को जैसे का जो कंसेप्ट है उसे ब्रॉड करके ह्यूमन पॉवर्टी का कंसेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करें, मतलब सिर्फ मिनिमम तक सीमित ना रखो उसे, आप ह्यूमन पॉवर्टी बनाने की कोशिश करो कि जो जो नेसेसरी वो सारी चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है। और अगेन इट इज लाइक अ मूविंग टारगेट कि आपने एक अगर मतलब आपने आपके देश में सभी को खाना दे दिया तो खाना दे देना पॉवर्टी खत्म कर देना नहीं होता है, आपको नेसेसरी ये भी है कि उसे शिक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले, ये सारी चीजें मिले, ठीक है। सो दिस वाज द वंडरफुल चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। आई होप अब आप इस फ्रेज को समझ पा रहे कि वाई पॉवर्टी इज अ चैलेंज, ठीक है, वाई वी आर सीइंग पॉवर्टी एज अ चैलेंज। क्लियर हुआ? तो बड़ा प्यारा सा चैप्टर था, चैप्टर खत्म हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, कब कौन सा सेशन आना है वो अपडेट मिल जाएंगी, ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से मिलती रहेंगी, ये फायदा है। दूसरी चीज क्या, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आज जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, जैसे ही सेशन खत्म होगा तो अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे एक ओपन हाउस का फीचर होता है। तो आज आपको 8 बजे क्लास मिलेगी, आज यानी कि जो भी तारीख है, आज 1 फरवरी के दिन ये लेक्चर जा रहा है, ठीक है। तो जिस दिन मेरा सेशन ऐसा खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको क्या, ओपन हाउस पर इस तरह का एक डिस्कशन मिल जाएगा जहां पे कुछ बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं, हो सकता है आपका भी वही डाउट हो, तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो तुरंत उस पर डाउट सॉल्व हो जाएगा। एक कन्वर्सेशन होता है, मस्त सा कन्वर्सेशन होता है, तो हम वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना, ऐप पे स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास के साथ साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, मल्टीपल फीचर्स जो हैं, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कोड इस्तेमाल करना होगा इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। वो कोड क्या है, DIGRAJ, ठीक है। चलो, तो आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। चैप्टर हुआ हमारे यहाँ पे कंप्लीट। नाचो गाओ मजे करो। इसी तरह से आपको एक और अगला चैप्टर जो आपके टर्म टू एग्जाम में आने वाला है वो मिल जाएगा। ये चैप्टर कैसा लगा, सारी चीजें समझ आई नहीं आई, कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला हुआ है, तो ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, हम कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।